गुड मॉर्निंग कमांडोज, कैसे हैं आप सभी लोग। मुझे पूरा यकीन है इस बात का कि पिछले चैप्टर में बड़ा मजा आया होगा आपको। सेल द यूनिट ऑफ लाइफ को समझकर काफी कुछ जानने मिला होगा आपको। और यदि आपने कोई बैकलॉग लगा रखा है पिछले चैप्टर में तो उसे प्लीज क्लियर कर लीजिए, नहीं तो क्या होगा, जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे बैकलॉग जो है उसका वजन बढ़ता चला जाएगा। ठीक है बेटा। अब एक बात क्लियर कर दूं बेटा मैं, है ना, आपको एक बात का बहुत ध्यान रखना है कि जब भी कोई चैप्टर पूरा होता है तो उस चैप्टर के पूरे होने के बाद उसको रिवाइज करते रहना है। इसीलिए चूंकि आप रिवाइज करते रहें, आप भूले ना, इसलिए जब भी सैटरडे को टेस्ट होता है उसमें जितना कवर हो चुका है पोर्शन वो सब टेस्ट में आता है। कई बच्चों को बड़ा अनकंफर्टेबल लगता है कि यार सर जितना पूरा हो चुका सब टेस्ट में क्यों देते हो आप, है ना, हमको रिवाइज करने में दिक्कत होती है। इसीलिए मैं कहता हूं रेगुलर रिवीजन करो, कभी भूलना नहीं है। पुराने डीपीएस भी लगाते रहो समय समय पर, ठीक है ना। एक टाइम बना लो कि आपको पुराने डीपीएस इस समय पर रिवाइज करने, कभी फिजिक्स का, कभी केमिस्ट्री का, तो कभी बायोलॉजी का। ठीक है, क्योंकि हम पिछला जो कर लिया है ना उसे भूलना हमें नहीं है बेटा। ठीक है, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जिनमें बार बार गलती कर रहे हो उनको बुक मार्क कर लिया करो। अपने ऐप में बुक मार्क का ऑप्शन है, बुक मार्क कर लोगे तो वो क्वेश्चन अलग हो जाएंगे जिनको आप बार बार रिवाइज करके क्लियर कर सकते हो उनको आप। ठीक है, चलिए तो आज से नई एनर्जी के साथ नए चैप्टर की शुरुआत करते हैं। ठीक है, सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन। अब यही चैप्टर क्यों सर, इसके बाद तो आता है बायोमोलिक्यूल्स, वो क्यों नहीं, ये क्यों आपने, क्योंकि अभी हमने सेल को पढ़ा है, अभी हमने सेल को पढ़ा है, हमने न्यूक्लियस को पढ़ा है, हमने क्रोमोसोम को पढ़ा है, हमने न्यूक्लियोसोमल मॉडल को पढ़ा है, हमने डीएनए को देखा है। तो हमें सारी टर्मिनोलॉजी एकदम क्लियर है कि क्रोमेटिड क्या होता है, क्रोमोनिमेटा क्या होता है, क्रोमोसोम क्या होते हैं, मेटाफेजिक क्रोमोसोम क्या होता है, ये सारी टर्मिनोलॉजी हमें क्लियर है बेटा। ठीक है, तो चलिए अब कहानी में आगे बढ़ते हैं। हम सेल को समझ चुके हैं, अब बात करते हैं कि सेल रिप्रोडक्शन कैसे करती है अपना। याद रखिए हर सेल का अपना एक जीवन काल है। हर एक सेल का, हर एक कोशिका का, सेल समझ रहे हैं ना हम क्या बोल रहे हैं, यूनिट ऑफ स्ट्रक्चर एंड फंक्शन, यूनिट ऑफ लाइफ, जीवन की क्रियात्मक और संरचनात्मक इकाई। ठीक है, तो मैंने क्या कहा आपसे, हर सेल का अपना एक जीवन काल है। वो बनती है, बनने के बाद ग्रो करती है, फिर वो डिवाइड कर जाती है। मतलब एक सेल के बनने से लेकर उसके डिवाइड होने तक का जो समय काल है वो उसका जीवन काल है। उसे ही हम क्या कहते हैं, सेल साइकिल कहते हैं बेटा। ठीक है, फिर माइटोसिस क्या होता है, म्यूसिस क्या होता है, उस पर हम आगे बात करेंगे बेटा। ठीक है, जैसे हम देख रहे हैं इस एनिमेशन में, हम गौर से देख रहे हैं कि एक जाइगोट सिंगल सेल है। देखो वो डिवाइड किया, सेल के डिवाइड करेगा, और वो जो है वो डिवाइड करके क्या होगा बेटा, ये डिवाइड करेगा। देखो सेल है ना, ये सेल ग्रो किया, डिवाइड किया, 1 से 2 सेल बन गई, डिवाइड किया 2 से 4 सेल बन गई, डिवाइड किया, ऐसे करके ना एक हम सबका जन्म ऐसे ही हुआ है कि एक सिंगल सेल बना, जाइगोट बना, जाइगोट में डिवीजन होता गया, उससे मल्टी सेल्ड कंडीशन बनती है बेटा। ठीक है, सेल 1 से 2 में डिवाइड, 2 से 4 में डिवाइड होता है ना। तो ये सेल का ग्रो करना और डिवाइड करना है। ठीक है ना बेटा, क्लियर। ठीक, तो याद रखना। अब एनसीईआरटी क्या बोलता है, बिल्कुल हमको, मैंने आपसे कहा है, पहले भी मैंने आपसे कहा है कि 100% एनसीईआरटी कवर करेंगे, कोई भी लाइन को नहीं छोड़ेंगे, लेकिन एनसीईआरटी को सिलेबस समझेंगे। एनसीईआरटी इज लाइक ए सिलेबस, आपको बिटवीन द लाइंस एनसीईआरटी जो कहना चाह रही है, जो समझाना चाह रही है, वो आपको पता होना चाहिए। क्लियर, कोई दिल में डाउट मत रखना, जो यहां पढ़ा रहे हैं ना वही एग्जाम में आता है, वही एग्जाम का सिलेबस है, याद रखना। ठीक है, चलिए, ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन आर कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सेल। को सेल्स ग्रो करती हैं, डिवाइड करती हैं, सेल का डिवाइड करना ही सेल का रिप्रोडक्शन है। ठीक है, कोशिकाओं की विशेषता होती है। रिप्रोडक्शन का मतलब होता है अपने समान को उत्पन्न करना। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ टर्म रिप्रोडक्शन, यहां पर रिप्रोडक्शन वर्ड का मतलब क्या है, टू प्रोड्यूस इंडिविजुअल्स लाइक, ठीक है, अलाइक इंडिविजुअल्स को प्रोड्यूस करना, मतलब सेल डिवाइड करेगी, 1 से 2 बन जाएगी वो। ठीक है, ऑल सेल रिप्रोड्यूस बाय डिवाइडिंग इनटू 2, हर एक सेल जो है वो अपने आप को रिप्रोड्यूस करती है डिवाइड होकर, विभाजित होकर। विथ ईच पेरेंटल सेल गिविंग राइज टू 2 डॉटर सेल ईच टाइम दे डिवाइड, के एक सेल है ये ग्रो करेगा, एक सेल है ग्रो करेगा, ग्रो करने के बाद ये डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, मतलब एक सेल के जीवन में, एक सेल के जीवन में 2 घटनाएं घटती हैं। ठीक है, एक सेल की लाइफ में देयर आर 2 टाइप ऑफ इवेंट, 2 तरह के इवेंट घटते हैं। पहला होता है बेटा ग्रोथ, ठीक है, और दूसरा होता है ये डिवीजन। फिर क्या होगा, फिर ये ग्रो करेगी, ये ग्रो करेगी, ग्रो की ये, फिर क्या करेगी, ये डिवाइड करेगी, सेम। ठीक है, मतलब एक सेल के जीवन में, एक सेल की लाइफ में 2 घटनाएं घटती है, वो ग्रो करती है, डिवाइड करती है, ग्रो करती है, डिवाइड करती है। क्लियर, ठीक है। दिस
न्यूली फॉर्म डॉटर सेल्स कैन देमसेल्व्स ग्रो एंड डिवाइड। वही बोल रहा है कि ये सेल है, ग्रो किया इसने अपने आप को, फिर ये दो में डिवाइड कर गई है, फिर इसने अपने आप को ग्रो किया, इसने अपने आप को ग्रो किया, फिर ये दो में डिवाइड कर गया है। ठीक है, मतलब क्या हुआ, ग्रोथ, डिवीजन, फिर क्या हुआ, ग्रोथ, डिवीजन। ठीक है, मतलब ग्रोथ डिवीजन, ग्रोथ डिवीजन। इसका मतलब यह हुआ कि यदि मैं पूछूं, बड़े ध्यान से बात सुना, बड़ी फंडामेंटल क्लैरिटी दिमाग में रहना चाहिए कि ये है डिवीजन और ये है डिवीजन, के दो डिवीजन के बीच में क्या घट रहा है, व्हाट हैपेंस बिटवीन टू डिवीजन, दो डिवीजन के बीच में क्या हो रहा है, व्हाट हैपेंड बिटवीन द टू डिवीजन, क्या हो रहा है दो डिवीजन के बीच में, देयर इज अ ग्रोथ। के दो डिवीजन के बीच में क्या हो रहा है, वृद्धि हो रही है, ग्रोथ हो रही है बेटा। के डिवीजन, ग्रोथ, डिवीजन। ठीक है ना। तो इसका मतलब ये, मैंने कहा आपसे, मैंने एक चीज बताई थी आपको पहले भी, मैंने कहा था दो के बीच में क्या वर्ड यूज करते हैं हम, इंटर वर्ड यूज करते हैं हम। इंटर मतलब दो के बीच में, इंट्रा मतलब अंदर, एक्स्ट्रा मतलब बाहर। तो मतलब किन दो के बीच में बेटा, दो डिवीजन के बीच में क्या होती है, एक अवस्था होती है जिसमें कि सेल ग्रो करती है, उसे क्या बोलोगे आप, इंटरफेज बोलोगे। इंटरफेज बोले तो ग्रोथ फेज, है ना बेटा। देखो कितना अच्छा क्लैरिटी हुआ, दिमाग में आया एकदम कि भाई इंटरफेस क्या है, ग्रोथ फेज है, दो डिवीजन के बीच में होती है वो। ठीक है, तो क्या लिख रहा है एनसीईआरटी, ये नई बनी सेल्स जो है वो अपने आप को ग्रो करती हैं, फिर डिवाइड करती हैं, के गिविंग राइज टू ए न्यू सेल पॉपुलेशन दैट इज फॉर्म्ड बाय द ग्रोथ एंड डिवीजन ऑफ सिंगल पेरेंटल सेल एंड इट्स प्रोजेनी। देखो हमने बनाया है ना, ऐसी पॉपुलेशन बन जाती है, एक सेल ग्रो की, डिवाइड की, फिर उससे बनने वाली नई सेल ग्रो की, फिर डिवाइड की वो। In other words, such cycle of growth and division allows single cell to form a structure consist of million of cell। ऐसी तो millions of cell बनी। भाई हम सब कैसे बने, हम सबका जब जन्म हुआ ना तो हम सिंगल सेल से, जब हम सबका जन्म हुआ तो हम सिंगल सेल थे, यूनिसेल थे हम, और हम यूनिसेल थे, हमारे अंदर जो है वो ग्रोथ हुआ, यानी जाइगोट थे, ग्रो किया, फिर उसमें डिवाइड हुआ बेटा, ऐसे करके मल्टी सेल्ड कंडीशन बनी है। आज हमारी बॉडी में ट्रिलियंस ऑफ सेल है ना बेटा, वो ऐसे ही बनी है, ऐसे ही बनी है। ओके, मतलब ये हो गया कि एक मल्टी सेल ऑर्गेनिज्म का जन्म ऐसे ही होता है, सिंगल सेल होती है, डिवाइड करती है। मतलब क्या लिख रहा है वो, ऐसी साइकिल ऑफ ग्रोथ एंड डिवीजन, ग्रोथ डिवीजन, ग्रोथ डिवीजन, इससे सिंगल सेल से मिलियन ऑफ सेल्स बन सकती हैं। क्लियर, एकदम क्लियर। ठीक है, देखो ना, एनिमेशन यही बताने की कोशिश कर रहा है, एनिमेशन आपको यही बताने की कोशिश कर रहा है कि देखो कैसे जो है वो 1 से 2, 2 से 4 किस प्रकार से सेल ग्रो करती है। ठीक है ना। देखो बेटा, रटा मत करो, चीजों को रटो मत, चीजों को समझो बेटा, समझोगे तो ज्यादा अच्छा लगेगा, चीजों को समझो बेटा। ठीक है, चलिए, तो हम समझ गए, हमने कहा ये एक सेल है बेटा। ठीक है, ये एक सेल है ना। ठीक है, ये क्या की बेटा, ग्रो की है। ठीक है, ग्रो करने के बाद क्या की, ये दो में डिवाइड हो गई सेल ये। ठीक है ना। तो हमने क्या बोला, ये ग्रोथ हो गया, इसमें ये क्या हो गया, ये डिवीजन हो गया यहां पे बेटा। ठीक है, और यही सेल के बनने से लेकर उसके डिवाइड होने तक का उसका जो जीवन काल होता है, जो उसकी लाइफ होती है, वो एक सेल के बनने से लेकर उसके डिवाइड होने तक होती है, उसे ही हम सेल साइकिल कहते हैं बेटा। ठीक है ना। और दो डिवीजन के बीच में क्या होती है, ग्रोथ होती है। वो ग्रोथ मतलब डिवीजन के बीच में इंटर, मतलब दो डिवीजन के बीच में इंटरफेज होती है, इसे हम ग्रोथ फेज कहते हैं बेटा। ठीक है, क्लियर। और जो जब सेल डिवाइड करती है उसे बोलते हैं हम माइटोटिक फेज बोलते हैं। याद रखना, बड़े सिंपल क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछे जाते हैं, उसे क्या बोलेंगे, माइटोटिक फेज बोलेंगे उसे हम। ठीक है, क्लियर। इंटरफेज में 3 अवस्थाएं होती है बेटा, G1, S और G2। अब देखो, मतलब सेल साइकिल को हम 4 अवस्थाओं में बांटते हैं, सेल साइकिल को हम 4 अवस्थाओं में बांटते हैं। एक होती है इंटरफेज, जिसके अंदर 3 अवस्थाएं होती हैं, G1 फेज, S फेज, G1 फेज, ठीक है, S फेज, ठीक है। हम फिर से बनाते हैं इसको, और S फेज, G2 फेज और फिर M फेज। ठीक है ना।
तो सेल साइकिल में 4 अवस्थाएं होती हैं, G1 फेज, S फेज और G2 फेज। अब ये क्या होती है हम आगे बात करेंगे कि क्यों इसको G1 बोलते हैं, क्यों इसको S फेज बोलते हैं, क्यों इसको G2 फेज बोलते हैं, ये भी समझेंगे। ओके, अभी हमने आपसे कहा कि ग्रोथ के समय में ज्यादा टाइम लगता होगा क्योंकि 3 अवस्थाएं, 4 अवस्थाएं यदि सेल साइकिल में 4 फेजेस है, सेल साइकिल में 4 फेजेस हैं, उसमें से 3 फेजेस जो होती हैं वो हो रही है इंटरफेज में। इसका मतलब इंटरफेज मस्ट ऑक्युपाई मोर टाइम, तैयारी में समय लगता है भाई, फिर डिवीजन होगा, ठीक है, और डिवाइजन होने वाली क्या होती है, एम फेज, ठीक है। तो मतलब इंटरफेज 2 डिवीजन के बीच की फेज के, तो क्या होता है बेटा इंटरफेज में, G1 फेज, फिर S फेज और G2 फेज। याद रखिए S फॉर सिंथेसिस, किसका सिंथेसिस, डीएनए का सिंथेसिस। डीएनए का सिंथेसिस मतलब डीएनए का रेप्लिकेशन, डीएनए का सिंथेसिस बोले तो डीएनए का रेप्लिकेशन। डीएनए के डुप्लीकेशन के लिए हम क्या वर्ड यूज करते हैं, रेप्लिकेशन वर्ड को यूज करते हैं। तो डीएनए का निर्माण, पुनरावर्तन, रेप्लिकेशन S फेज में होता है बेटा, ठीक है। फिर S के बाद G2 फेज आती है। तो G1 फेज, S फेज, G2 फेज मिलकर जो है वो सेल साइकिल का 90% से अधिक टाइम ऑक्युपाई करती है। G1 फेज, S फेज, G2 फेज मिलकर सेल साइकिल का 90% से अधिक टाइम ऑक्युपाई करती है और उसके बाद सेल डिवाइड करती है। जब डिवाइड करती है उसे माइटोटिक फेज कहते हैं, उसे माइटोटिक फेज कहते हैं। इसमें माइटोसिस होगा, पहले न्यूक्लियस डिवाइड करेगा, फिर साइटोप्लाज्म डिवाइड करेगा, ठीक है, क्लियर। क्या लिखते हैं एनसीईआरटी में, सेल डिवीजन इज ए वेरी इंपॉर्टेंट प्रोसेस इन ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। के सभी जीवित जीवों में कोशिका विभाजन, सेल डिवीजन बड़ी इंपॉर्टेंट प्रोसेस है भाई। याद रखिए इसके बगैर मल्टी सेल ऑर्गेनिज्म बन ही नहीं सकते। मल्टी सेल ऑर्गेनिज्म बनते हैं तो उन्हें डिवाइड करके, सेल को डिवाइड करके ही बनना होता है। इस समय क्या होता है, ड्यूरिंग द डिवीजन ऑफ सेल डीएनए अपने आप को रेप्लिकेट करता है, सेल ग्रो करती है और फिर वो डिवाइड होता है। क्या लिखा है, ड्यूरिंग द डिवीजन ऑफ ए सेल, एक सेल के विभाजन के समय डीएनए रेप्लिकेशन और सेल ग्रोथ जो है वो होता है, ठीक है। ऑल दीज प्रोसेसेस, सेल डिवीजन, डीएनए का रेप्लिकेशन, सेल का ग्रोथ, ठीक है, ये सब कुछ कोऑर्डिनेटेड वे में होता है ताकि प्रॉपर करेक्ट सेल डिवीजन हो सके और प्रॉपर प्रोजनी बन सके जिनके अंदर इंटैक्ट जीनोम वर्ड यूज किया। एनसीईआरटी ने बोला इंटैक्ट जीनोम। एनसीईआरटी क्या वर्ड यूज किया, जीनोम। जीनोम का मतलब क्या हो गया, जेनेटिक सेटअप प्रेजेंट इन ए हैप्लॉइड सेल, ठीक है। जीनोम क्या मतलब क्या हुआ बेटा, एक हैप्लॉइड सेल में क्रोमोसोम का जो सेट होता है उसे जीनोम कहते हैं। हम डिप्लॉइड सेट होता है तो सब क्रोमोसोम के 2 सेट होते हैं हमारे जीनोम के अंदर, ठीक है, 2 सेट देखने मिलते हैं हमको। मतलब हर एक सेल में प्रॉपर डीएनए मिल सके, प्रॉपर जेनेटिक सेटअप मिल सके ताकि वो सेल आगे मल्टीप्लाई कर सके वो, ठीक है। तो क्या बोल रहा है आपसे कि सेल डिवीजन की प्रोसेस जो होती है वो बिल्कुल कोऑर्डिनेटेड वे में होती है। अब ये कोऑर्डिनेशन कैसे होता है इस पर भी हम आगे बात करेंगे कि सेल साइकिल का मॉलिक्यूलर कंट्रोल कैसे होता है इस पर भी बात करेंगे हम। तो वो क्या बोल रहा है, एनसीईआरटी में क्या लिखा है कि ये सभी प्रक्रियाएं, चाहे सेल डिवीजन हो, डीएनए का रेप्लिकेशन हो, सेल ग्रोथ हो, ये सब की सब कोऑर्डिनेटेड वे में होती है। तब रैंडम नहीं होती है, प्रोसेस आर वेरी वेल कंट्रोल्ड। कोऑर्डिनेटेड वे का मतलब क्या है, वेरी वेल कंट्रोल्ड। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस टर्म, इसका मतलब है वेल कंट्रोल्ड, इसका मतलब है इन ए सीक्वेंस, ठीक है, ठीक है, इन ए सीक्वेंस, ठीक है। तो मतलब ये हो गया कि कोऑर्डिनेटेड वे में जो प्रोसेस होती है जिससे करेक्ट डिवीजन हो सके और प्रोजनी सेल को जो है, जो बनने वाली संतान सेल होती है, उनको इतना जीनोम मिल सके, ऐसा डीएनए का सेट मिल सके जिससे वो सरवाइव कर सके, अब आगे भी मल्टीप्लाई कर सके वो, ठीक है ना। द सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स बाय विच ए सेल डुप्लीकेट इट्स जीनोम, घटनाओं का वो क्रम जिसमें कि एक सेल अपने जीनोम को डुप्लीकेट करती है, सिंथेसाइज द अदर कांस्टेंट ऑफ द सेल, सेल के दूसरे कांस्टेंट को वो तैयार करती है, इवेंचुअली डिवाइड इनटू 2 डॉटर सेल इज टर्मिनेट सेल साइकिल। क्या बोल रहा है आपसे, बोल रहा है घटनाओं का वो सभी क्रम, द सीक्वेंस ऑफ इवेंट, घटनाओं का वो क्रम जिसमें कि एक सेल अपने जीनोम को डुप्लीकेट करती है, अपने सर्वाइवल के लिए और दूसरे कंपोनेंट होती है उनको बनाती है और फाइनली वो 1 से 2 डॉटर सेल में बढ़ जाती है। उस पूरे क्रम को क्या बोलते हैं, सेल साइकिल कहते हैं। मतलब एक सेल के बनने से लेकर उसकी ग्रो करना, मतलब एक सेल का फॉर्मेशन, ग्रो करना और डिवाइड करना, वो सब कुछ किस में आता है, सेल साइकिल में आता है, ठीक है। ऑल्दो सेल ग्रोथ इन टर्म्स ऑफ साइटोप्लाज्मिक इंक्रीज
इज ए कंटिन्यूअस प्रोसेस। याद रखना कि सेल की जो ग्रोथ होती है वो एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है, मतलब ऐसा नहीं कि रुकती करके सेल की ग्रोथ। आप बोलो कि सही कब G1 स्टेज खत्म हुआ, कब G2 शुरू हो गया, कब S फेज शुरू हो गया, कब G2 शुरू हो गया, तो ये हम क्लियर कट नहीं बता पाएंगे। हम केवल घटनाओं को इवेंट देखेंगे, हम बोलेंगे ये तो वैसी वाली बात है जैसे आप मतलब मेरा कहने का मतलब है जब आप ट्रेन में सफर कर रहे होते हैं ना, तो आपकी मान लो एक्सप्रेस ट्रेन है, ठीक है, ट्रेन में सफर कर रहे हैं, एक्सप्रेस ट्रेन है जो आपकी मुंबई से दिल्ली जा रही है। मान लो एक ट्रेन में बैठे हो आप, दिल्ली से बॉम्बे जा रही है, और एक्सप्रेस ट्रेन हर जगह रुकती नहीं है उठ के, लेकिन स्टेशन निकलते बाजू से हम बोलते हैं ये वाला स्टेशन निकल गया है, ये वाला निकल, चलो आगरा निकल गया है, चलो मथुरा निकल गया है, तो हम स्टेशन की बात करते हैं। बिल्कुल वो लगातार ट्रेन आगे बढ़ रही है लेकिन नीचे से उसके पास से स्टेशन निकलते चले जा रहे हैं। तो हम कहते हैं जब ग्रोथ होती है सेल की, तो हम क्या कहते हैं, हम कहते हैं कि ग्रोथ होने पर जो है वो जो कि भाई ये जीवन फेज खत्म होने आ गया, चलो ये स्टेशन था जीवन फेज का खत्म हो गया, अब डीएनए डुप्लीकेट हो रहा है, चलो हो गया खत्म, अब इसके बाद ये माइटोकॉन्ड्रिया बन रहा है, ये तो खत्म। मतलब हम ये एक कंटिन्यूअस प्रोसेस होती है, याद रखना क्या। लेकिन उसमें एक बात ध्यान रखना आपको, डीएनए सिंथेसिस जो है वो केवल एक स्पेसिफिक स्टेज में ही देखने मिलती है और वो होती है एस फेज। पूरी सेल साइकिल में हर समय डीएनए नहीं बनता है, डीएनए जो है वो केवल एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड में बनता है, उसे बोलते हैं हम एस फेज कहते हैं। क्या बोलते हैं, एस फेज कहते हैं। तो क्या लिखा है, ऑल्दो कहने, हालांकि सेल ग्रोथ, यदि आप साइटोप्लाज्मिक अमाउंट के इंक्रीज की बात करें तो सेल ग्रोथ एक कंटीन्यूअस प्रोसेस है। एसर्शन रीजन के लिए एक एक स्टेटमेंट बड़े ध्यान से पढ़ना है। माना कि सेल ग्रोथ जो है वो एक कंटीन्यूअस प्रोसेस है जिसमें कि लगातार साइटोप्लाज्म ग्रो करता है, लेकिन डीएनए सिंथेसिस जो है वो केवल स्पेसिफिक स्टेज में हमको देखने मिलता है। ठीक है, क्लियर। The replicated chromosome DNA are then distributed to daughter nuclei by a complex series of events during the cell division। क्या बोल रहा है आपसे वो कि जो replicated DNA मतलब वो DNA जो S फेज में डबल हो चुका है। एक्चुअली में क्या होता है, दरअसल बेटा होता है कि हम पढ़ते हैं कि ये क्रोमोसोम है, ठीक है, नॉर्मल क्रोमोसोम ऐसा होता है। नॉर्मल क्रोमोसोम यदि हम बात करें, नॉर्मल क्रोमोसोम की बात करें हम, उसमें होता है एक क्रोमोसोम में एक डीएनए होता है, एक क्रोमोसोम में एक डीएनए होता है, नॉर्मल क्रोमोसोम में एक क्रोमोसोम में एक डीएनए होता है, ठीक है। लेकिन जब ये क्रोमोसोम जाता है एस फेज में, एस फेज में जाता है, एस अवस्था में जाता है, तो ये क्या होता है, ये इसके अंदर डुप्लीकेशन हो चुका होता है, ये मेटाफेजिक क्रोमोसोम से क्रोमोसोम में कन्वर्ट हो चुका होता है, डुप्लीकेशन हो चुका होता है। इस समय क्या हो गया, इसमें हो गया, ठीक है, दो डीएनए हो चुके होते हैं, डुप्लीकेटेड क्रोमोसोम। ठीक है बेटा, याद रखना, मतलब कहने का क्या है कि रेप्लिकेटेड क्रोमोसोम जो होते हैं उनमें मतलब ये कि जिनके अंदर डीएनए कंटेंट डबल हो चुका होता है नॉर्मल क्रोमोसोम में। याद रखना, भूलना नहीं बेटा, एक एक फंडामेंटल में क्लैरिटी के साथ बता रहा हूं कि सेल डिवीजन में क्वेश्चन लगाने में दिक्कत होती है बच्चों को। यदि आपने फंडामेंटल क्लैरिटी नहीं रखी, शुरू से आपने कॉन्सेप्ट पर ध्यान नहीं दिया ना, तो ये चैप्टर समझ में नहीं आएगा। क्लियर कर दूं के कॉन्सेप्ट पर ध्यान देना है कि नॉर्मली एक क्रोमोसोम में एक डीएनए होता है, चूंकि एस फेज इंटरफेज में एस फेज से गुजरते हैं तो डीएनए अपने आप को डुप्लीकेट करता है, इसलिए एक क्रोमोसोम में दो डीएनए आता है। और आगे चल के पर्पस यह है सेल डिवीजन का कि हमें इस क्रोमोसोम को डिवाइड करके दो क्रोमोसोम में बांट देना है। आगे चल के पर्पस क्या है सेल डिवीजन का, कि जो डुप्लीकेटेड क्रोमोसोम है उसको नॉर्मलाइज करना है, उसे दो हिस्सों में बांट देना है ताकि सेल दो न्यूक्लियस बन सके और सेल सर्वाइव कर सके। ठीक है, क्लियर। ये सारे के सारे इवेंट जो होते हैं वो जेनेटिक कंट्रोल होते हैं। क्या बोल रहा है आपसे, अब आपको देखो उसने एक ब्लाइंड पॉइंट छोड़ दिया एनसीईआरटी ने एक ब्लाइंड, तुम जानो भैया कि क्या होता है जेनेटिक कंट्रोल। उसने बोला कि जो रेप्लिकेटेड क्रोमोसोम है डीएनए होते हैं, ये डॉटर सेल में जो है वो एक कॉम्प्लेक्स सीरीज ऑफ इवेंट। अब व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस कॉम्प्लेक्स सीरीज ऑफ इवेंट का मतलब है, ये बात कर रहा है आपसे माइटोसिस की, या बात कर रहा है आपसे ये मियोसिस की। ठीक है, डिपेंड करते हैं कि हम माइटोसिस भी होता है और गैमेटिक सेल गैमेट बनाने के लिए म्यूसिस भी होता है, उसकी बात कर रहा है। इसके अंदर क्या होता है, इनके अंदर अवस्थाएं होती हैं, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज। तो इसका मतलब है कि जो ये इतना आसान, मतलब इसमें यही सीरीज ऑफ इवेंट तो समझना है हमको, इस चैप्टर में समझना है क्या हमको, यही सीरीज ऑफ इवेंट समझना है। तो वो बोल रहा है कि रेप्लिकेटेड क्रोमोसोम डीएनए जो होता है डॉटर न्यूक्लियाई में एक कॉम्प्लेक्स सीरीज ऑफ इवेंट के थ्रू होता है। मतलब या तो माइटोसिस होगा, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज। म्यूसिस होगा तो म्यूसिस फर्स्ट, म्यूसिस सेकंड। म्यूसिस फर्स्ट के अंदर प्रोफेज फर्स्ट, मेटाफेज फर्स्ट, एनाफेज फर्स्ट, टीलोफेज फर्स्ट। फिर उसके बाद म्यूसिस सेकंड होगा, म्यूसिस सेकंड में प्रोफेज सेकंड, मेटाफेज सेकंड, एनाफेज सेकंड, टीलोफेज सेकंड। मतलब इट्स अ कॉम्प्लेक्स थिंग, इतना आसान नहीं है, हमको एक एक स्टेज को समझना पड़ेगा। ठीक है, और ये सब कुछ कैसे होता है, जेनेटिक कंट्रोल होता है। मतलब देयर मस्ट बी सम मॉलिक्यूल, देयर मस्ट बी सम मैकेनिज्म दैट कंट्रोल द एंटायर इवेंट, जो पूरे इवेंट को कंट्रोल कर रहा होता है। ठीक है, क्या मतलब है जेनेटिक कंट्रोल का। ठीक है, मैं वही कहता हूं आपसे कि एनसीईआरटी समवेयर, एनसीईआरटी लेफ्ट ए ब्लाइंड पॉइंट, कि एनसीईआरटी ब्लाइंड पॉइंट छोड़ती है। ठीक है, और इन्हीं ब्लाइंड पॉइंट को टीचर को लगता है ये क्या, नहीं आगे बढ़। मैं कहता हूं एक अच्छा विद्यार्थी जो होता है, एक अच्छा स्टूडेंट होता है, वो हर वर्ष चीज का मतलब समझता है। आप साइंस के स्टूडेंट हो, आप आर्ट्स के थोड़ी ना हो।
कई लोग कहते हैं एनसीईआरटी को 20 बार रट लो। अरे भाई तुम इतिहास ले लो, तुम आईएएस बन जाओगे रट रट के। पर सच्चाई तो ये कि आईएएस का एग्जाम भी रट कर नहीं निकलता, वो भी समझ कर निकलता है। ठीक है, तो मेरा पॉइंट ये कि साइंस के विद्यार्थी के दिमाग में क्वेश्चन उठना चाहिए कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ जेनेटिक, क्या कहना चाहते हो, ठीक है भैया, कहना क्या चाहते हो पता होना चाहिए। ठीक है ना। चलिए देखो, दिस इज द सेल साइकिल के हम देख रहे हैं G1 फेज, S फेज, G2 फेज, M फेज के सब जगह पर जो है देयर आर सर्टेन मॉलिक्यूल, कुछ ऐसे मॉलिक्यूल है जो डीएनए जो जेनेटिक कंट्रोल में होते हैं, उन मॉलिक्यूल का नाम है साइक्लिन्स और सीडीके। सीडीके का फुल फॉर्म है साइक्लिन डिपेंडेंट काइनेज, मतलब काइनेज और साइक्लिन, साइक्लिन डिपेंडेंट काइनेज सीडीके और साइक्लिन जो होते हैं ये पूरे सेल साइकिल का मॉलिक्यूलर कंट्रोल करते हैं, ये पूरे सेल साइकिल का मॉलिक्यूलर कंट्रोल करते हैं ये। ठीक है, टिम हंट ने पहली बार साइक्लिन को डिस्कवर किया था 80s में। साइक्लिन जो है ये वो प्रोटीन होते हैं जो सेल साइकिल के दौरान बनते हैं और डिग्रेड होते हैं। हर सेल साइकिल की हर फेज में डिफरेंट टाइप का साइक्लिन देखने मिलता है आपको। साइंटिस्ट पहचाने कि ये प्रोटीन बनते क्यों है, बनने के बाद कहां चले जाते हैं, तो इन्होंने कहा कि सेल साइकिल की हर फेज में डिफरेंट टाइप के साइक्लिन प्रोटीन बनते हैं और अपने आप को वो डिग्रेड कर लेते हैं ताकि अगली फेज शुरू हो जाए। इनको हम साइक्लिन क्यों कहते हैं, क्योंकि इनका लेवल अलग अलग फेज में अलग अलग दिखाई पड़ता है। सेल साइकिल की अलग अलग अवस्थाओं में इनका लेवल बदलता रहता है, बिकॉज द लेवल ऑफ दिस प्रोटीन वेरी पीरियडिकली ड्यूरिंग द सेल साइकिल। सेल साइकिल की हर एक फेज में इनका लेवल बदलता रहता है, इसलिए इनको हम साइक्लिन्स कहते हैं। और ये जिस मॉलिक्यूल से जुड़कर रिएक्शन करते हैं उन मॉलिक्यूल का नाम है सीडीके। सीडीके बोले तो साइक्लिन डिपेंडेंट काइनेज है, और ये काइनेज मतलब ये एटीपी यूज करते हैं। याद रखिएगा, सेल डिवीजन इज एन एनर्जी एक्सपेंसिव प्रोसेस। ठीक है ना, कोशिका विभाजन में ऊर्जा लगती है, एनर्जी एक्सपेंसिव प्रोसेस। इसमें एटीपी खर्च होते हैं, इसमें एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट का खर्च होता है। तो जहां पर भी काइनेज का जिक्र आएगा, काइनेज मतलब ये वो एंजाइम है जो एटीपी को खर्च करवाता है। ठीक है, तो मतलब यहां पे एटीपी खर्च करेंगे, एनर्जी निकालेंगे और फिर सेल साइकिल को आगे बढ़ाएंगे। ठीक है, सीडीके मॉलिक्यूल, सीडीके मॉलिक्यूल और साइक्लिन जो होते हैं वो सेल साइकिल को एक फेज से अगली फेज में लेके आते हैं। मतलब ये मॉलिक्यूल ही डिसाइड करते हैं कि G1 फेज पूरा हुआ कि नहीं हुआ, S फेज पूरा हुआ कि नहीं हुआ, G2 फेज पूरा हुआ कि नहीं हुआ। जब तक एक फेज पूरा नहीं होगा अगला फेज शुरू नहीं होगा यहां पे। ठीक है, कह सकते हैं हम कि सीडीके मॉलिक्यूल जो होते हैं उनको हम इंजन कहते हैं। यानी जो सीडीके मॉलिक्यूल है दे आर लाइक इंजन, और साइक्लिन्स जो होते हैं दे आर लाइक गियर बॉक्स। ठीक है ना, यानी बगैर गियर डाले इंजन नहीं चलेगा ना भाई, कि इंजन स्टार्ट तो रहेगा पर इंजन को चलाना है तो गियर डालना पड़ेगा। अरे तुमने सबने गाड़ी चला के देखी हुई है आप लोगों ने, ठीक है ना। तो वास्तव में जो सीडीके है साइक्लिन डिपेंडेंट काइनेज है वो इंजन के समान है, और जो साइक्लिन्स होते हैं वो गियर बॉक्स के समान होते हैं। ठीक है ना, ये देखो इंजन, तो ये इंजन चलता रहेगा, स्टार्ट रहेगा इंजन, लेकिन इसको आगे बढ़ाना है तो गियर डालना पड़ेगा आपको, भैया फॉरवर्ड गियर डाल दो, फर्स्ट गियर डाल दो। तो ये साइक्लिन गियर बॉक्स के समान काम करते हैं। ठीक है, और इस खोज के लिए 2001 में नोबेल प्राइज मिला। किसको? लीलैंड एच हार्टवेल, टिम हंट और सर पॉल एम नर्स को। इन्होंने क्यों नोबेल प्राइज मिला? सेल साइकिल के की रेगुलेटर्स की खोज की थी इन्होंने। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है ना। सर एनसीईआरटी में नहीं है, हम तो गाना गाएंगे। याद रखिए, दीज आर दी क्वेश्चन जो बेसिक फंडामेंटल में शामिल होते हैं और ये कभी भी एग्जाम में आ सकते हैं। ठीक है, तो अपनी तैयारी को कभी है ना, एग्जाम का मतलब ये होता है कॉम्पिटिटिव एग्जाम का कि कमजोर हिस्सा कोई मत छोड़ो, सारे हिस्से है ना। चोर घर में कैसे घुसता है? कमजोर हिस्से से, खिड़की से, कमजोर दरवाजों से, है ना। दीवार फोड़ के तो नहीं घुसता, दीवार होती है मजबूत। ठीक है, समझ लो आप कोई भी हिस्सा वीक छोड़ोगे ना वहां से दिक्कत हो। इसलिए हर वो चीज जो एनसीईआरटी में मेंशन है उसके आगे पीछे का सब चीजें पता आपको होना चाहिए बेटा। ठीक है, क्लियर। चलिए, ये हैं वो 3 साइंटिस्ट जिन्होंने सेल साइकिल के मॉलिक्यूलर कंट्रोल के बारे में, जेनेटिक कंट्रोल के बारे में बताया उन्होंने। ठीक है, लीलैंड एच हार्टवेल, टिम हंट और सर पॉल एम नर्स। ठीक है, सेल साइकिल क्या बोलती है? इट इज अ सीक्वेंस ऑफ इवेंट जो सेल के बनने से लेकर उसके डिवाइड होने तक होता है, उसे हम सेल साइकिल कहते हैं। ठीक है, डिवीजन के पहले एक सेल को अपने सभी कंपोनेंट को डबल करना होता है, अपने मास को डुप्लीकेट करना होता है, अपने डीएनए कंटेंट को डबल करना होता है, जिससे कि बनने वाली डॉटर सेल में इतने कंपोनेंट प्रेजेंट हो
कि वो अपने जीवन की शुरुआत कर सके, ठीक है ना। अब मान लो उसे एक निश्चित संख्या में माइटोकॉन्ड्रिया चाहिए, निश्चित संख्या में इसको जो है वो गोल्जी बॉडी चाहिए, तो ये सब कुछ डबल करना पड़ेगा ताकि डिवीजन होने के बाद में सब सेल को इतना मिल सके कि वो अपना जीवन शुरू कर सके, ठीक है। इन सेल साइकिल मोस्ट ऑफ द टाइम, सेल साइकिल में मोस्ट ऑफ द टाइम किसमें लगता है, प्रश्न की तैयारी में लगता है, मतलब ग्रोथ में लगता है। कहां लगता है, ग्रोथ में लगता है। मोस्ट ऑफ द टाइम सेल साइकिल में 90% से अधिक समय क्या होता है, ग्रोथ का होता है। ग्रोथ बोले तो इंटरफेस की बात कर रहे हैं, और इस समय सेल अपने आप को तैयार करती है विभाजन के लिए। जब सेल डिवाइड करती है उसे हम डिवीजन फेज बोलते हैं, एम फेज कहते हैं, ठीक है। हॉबर्ट और पैल्क, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, साइंटिस्ट का नाम एनसीईआरटी में नहीं दे रखा है पर इंपॉर्टेंट है, प्रीवियस ईयर में बेटा पूछा गया। हॉवर्ड और पैल्क ने सेल साइकिल में 4 अवस्थाओं को खोजा, G1 फेज, S फेज, G2 फेज और M फेज, ठीक है। अब एनसीईआरटी क्या लिखता है, फेजेस ऑफ द सेल साइकिल, ए टिपिकल यूकैरियोटिक सेल साइकिल इज इलस्ट्रेटेड बाय ह्यूमन सेल इन कल्चर, ठीक है, याद रखिएगा, एग्जांपल दे रखा है एनसीईआरटी में। The cells divide once in approximately every 24 आवर के, यानी कल्चर मीडियम में जो ह्यूमन सेल है वो 24 आवर में एक बार जो है अपने आप को डिवाइड करती है ना। However, this duration of cell cycle can vary from organism to organism and also from cell type to cell type. याद रखिएगा, ये इन्होंने जो लिए ना, बेसिकली इन्होंने चीक सेल को लिया इन्होंने, ठीक है, यानी आपकी गाल की एक सेल है उसको लिया इन्होंने, ठीक है। दरअसल क्या होता है बेटा कि ह्यूमन चीक सेल सबसे कॉमनली स्टडी की जाती है सेल डिवीजन में, ठीक है। ह्यूमन चीक सेल गाल के अंदर वाली जो सेल होती है ना उसको हम जनरली स्टडी में यूज करते हैं। पर अभी सुनो बात ध्यान से, मतलब कहने का ये है कि टिपिकल ह्यूमन सेल जो है वो 24 घंटे में एक बार डिवाइड करती है, लेकिन ये जरूरी नहीं है। लिवर सेल के डिवीजन का रेट अलग हो सकता है, किडनी की सेल के डिवीजन का रेट अलग हो सकता है ना, ठीक है। तो मतलब हमारे ऑर्गन टू ऑर्गन डिफर करता है ये, और ऑर्गेनिज्म टू ऑर्गेनिज्म, कि भाई एक पैरट, एक तोते की सेल के डिवीजन का रेट अलग हो सकता है, एक कौवे की सेल के डिवीजन का रेट अलग हो सकता है, इंसान की सेल के डिवीजन का रेट अलग हो सकता है। तो कोई यूनिवर्सल रूल नहीं है। मतलब कहने का मतलब ये है कि ये ड्यूरेशन ऑफ सेल साइकिल कितना टाइम लगेगा ये ऑर्गेनिज्म टू ऑर्गेनिज्म वेरी करता है, और सेल टाइप टू सेल टाइप भी वेरी करता है, ठीक है। जैसे कि हम कहते हैं ईस्ट जो होता है, ईस्ट की सेल साइकिल जो है 90 मिनट में पूरी होती है। ईस्ट में सेल साइकिल जो होती है वो 90 मिनट में पूरी होती है, जबकि ह्यूमन सेल में कितना हो रहा है, 24 आवर लग रहा है, ठीक है। ईस्ट बोले तो फंजाई, ईस्ट बोले तो सैक्रोमाइसिस, साइंटिफिक नेम है सैक्रोमाइसिस, याद रखना, ईस्ट है ना, ठीक। सेल साइकिल में 2 मुख्य अवस्थाएं देखने मिलती है आपको, एक तो इंटरफेज ग्रोथ फेज, दूसरी डिवीजन वाली फेज के। इंटरफेज में क्या होती है, ग्रोथ होती है, ठीक है, और एम फेज में क्या होता है, इसमें होता है डिवीजन, ठीक है। The M phase represent the phase when an actual cell division or mitosis occurs. M phase में actual cell division होता है, ठीक है, जबकि इंटरफेज में सेल जो है वो 2 डिवीजन के बीच में तैयारी कर रही होती है, 2 डिवीजन के बीच में होती है फेज, इसलिए इसको इंटरफेज कहते हैं हम, ठीक है। वाई इंटरफेज इज नोन एज इंटरफेज, क्योंकि ये 2 डिवीजन फेज के बीच में होती है। इस समय सेल अपने आप को डिवीजन के लिए तैयार कर रही होती है। कहते हैं कि 24 आवर का जो ह्यूमन सेल का जो सेल साइकिल है उसमें से 23 घंटे जो है केवल तैयारी में लगते हैं, केवल 1 घंटे में सेल डिवाइड करता है। क्या लिखा है यहाँ पे, ये जानना जरूरी है कि 24 आवर जो एवरेज ड्यूरेशन है सेल साइकिल का ह्यूमन सेल में, उसमें से केवल 1 घंटा सेल डिवाइड होने में लगता है, 23 आवर्स लगता है तैयारी होने में, ग्रोथ फेज में, इंटरफेज में। तो हम कह सकते हैं कि 95% से अधिक टाइम, मैंने तो 90 कहा था, 95% से अधिक टाइम जो है वो सेल साइकिल का जो है वो लगता है इंटरफेज में लगता है, ठीक है, क्लियर। द एम फेज स्टार्ट्स विद द न्यूक्लियर डिवीजन। एम फेज की शुरुआत होती है नाभिकीय विभाजन से। पहले न्यूक्लियस डिवाइड करेगा, फर्स्ट जो है वो डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस होगा, उसको बोलेंगे हम कैरियोकाइनेसिस के। कैरियोकाइनेसिस का मतलब होता है डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस। उसके बाद क्या होगा, साइटोप्लाज्म डिवाइड करेगा, उसे बोलेंगे हम साइटोकाइनेसिस, ठीक है ना। कैरियोकाइनेसिस मतलब डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस, साइटोकाइनेसिस मतलब डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म, ठीक है, क्लियर। करस्पॉन्डिंग टू दी सेपरेशन ऑफ डॉटर क्रोमोसोम, कैरियोकाइनेसिस, मैंने कहा आपसे, यानी यहां पे डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस का मतलब है डिवीजन ऑफ क्रोमोसोम। क्रोमोसोम जो डुप्लीकेट होते हैं बेटा, मतलब एक्चुअली पर्पस क्या है, पर्पस ये कि ये ऐसा क्रोमोसोम था, इसको हमें डिवाइड करके क्या करना है, ऐसे सिंगल सिंगल क्रोमोसोम में कन्वर्ट करना है, ठीक है ना, मतलब डुप्लीकेटेड डीएनए कंटेंट को वापस से जो है वो नॉर्मलाइज करना, ये पर्पस होता है इसका, याद रखना, दिमाग में डाल के रखना। क्या लिखा है,
सेपरेशन ऑफ डॉटर क्रोमोसोम, ये डॉटर क्रोमोसोम का सेपरेशन मतलब क्या है? नॉर्मली क्रोमोसोम ऐसा था, एस फेज में गए क्रोमोसोम ऐसा हो गया, डिवीजन के बाद क्रोमोसोम को फिर से हमें जो है नॉर्मलाइज करना है, इसलिए हमें डिवीजन करना पड़ता है। ठीक है ना, क्लियर? एस फेज मतलब जब एस फेज में थे तो डीएनए डुप्लीकेट किया एस फेज में तो ऐसा हो गया, और जब एम फेज में आए तो हमने क्रोमोसोम को डिवाइड किया, है ना बेटा? ठीक है, तो पहले डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस होगा, फिर डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म होगा। डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस को क्या बोलेंगे? केरोकाइनेसिस बोलेंगे। डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म को साइटोकाइनेसिस बोलेंगे बेटा। ठीक है, इंटरफेज को हालांकि लोग कहते हैं रेस्टिंग फेज, अभी सेल डिवाइड नहीं कर रही है। लोग सोचते हैं कि इंटरफेज में सेल आराम कर रही है, आराम नहीं कर रही होती है, सेल मेटाबॉलिकली हाईली एक्टिव होती है। सेल आराम नहीं कर रही होती है, सेल मेटाबॉलिकली हाईली एक्टिव होती है। भाई ऐसी वाली बात है, तुम्हारा नीट का एग्जाम होता है 3 घंटे में, 3 घंटा 20 मिनट, 3 आवर्स मिलता है मान लो। 3 घंटे में नीट का एग्जाम होता है, तो क्या 3 घंटे में पूरा काम है? तो नहीं, आप उस 3 घंटे के एग्जाम के लिए साल भर पढ़ाई करते हैं। तो आप इंटरफेज में होते हैं साल भर, और जो एग्जाम होता है वो डिवीजन फेज हो गया भैया। ठीक है, तो मतलब ये है कि जिसको लोग कह रहे हैं ना कि अभी एग्जाम नहीं चल रहा है, अभी तो आराम के दिन है, अरे आराम के दिन नहीं होते, स्टूडेंट के लिए आराम हराम है। ठीक है, एक नारा है ना कि आराम हराम स्टूडेंट के लिए। स्टूडेंट को जो है वो आराम नहीं होता है, स्टूडेंट जो है वो बेचैन। यदि कोई स्टूडेंट जो है, कोई कमांडो जो है, कोई कमांडो स्टूडेंट जो है तैयारी कर रहा है किसी एग्जाम की, और वो आराम में है, विश्राम में, कह रहे जिंदगी में मस्त मस्त चल रहा है, क्या चल रहा है? एकदम मस्त, मजों में, मजा में, लाइफ एकदम चकाचक चल रही है, तो बेटा लगने वाली वाट, ठीक है, बुरी वाट लगने वाली है। बेचैन रहेगा ना, जो घबराया घबराया ऐसा, ऐसे बाल खड़े बेचैन रहेगा अटके, तो वो बेचैनी जो होती है ना, वही सफलता दिलाती है। यदि आप अपने लक्ष्य के लिए बेचैन नहीं है ना, तो आपके पास कोई लक्ष्य ही नहीं है। याद रखना, यदि आपके पास कोई गोल है और उस गोल के लिए तुम बेचैन और रेस्टलेस नहीं होना, तो मान के चलना कि तुम्हारा गोल है ही नहीं है, वो कुछ और है। एग्जाम के लिए ऐसी बेचैनी होना चाहिए जो पहले प्रेम में होती है। सबको सब अनुभव, मतलब मैं कसम से मैं क्या बोलूं, किस मतलब मैं सोचता हूं अपनी जनरेशन से कंपेयर करता हूं, मुझे लगता है कि मैं जो कहते कह रहा हूं ये तो बहुत अनुभवी लोग हैं। पहले मिलने का मन करता है, देखने का मन करता है, टाइम नहीं कटता है, आधा घंटा भी जो है वो पहाड़ जैसा लगता है कि मतलब, और जब मिलते हैं तो समय कैसे उड़ जाता है पता नहीं चलता है। बहुत बढ़िया, सबके सिर हिले, सबके सिर हिले, मतलब बदमाशी का लेवल देख लो जरा, कहां गया मेरा डंडा। ठीक है, तो पॉइंट ये है कि वो जो बेचैनी है ना, उतना प्रेम तुम यदि अपनी किताबों से और अपने लक्ष्य से कर लोगे, अपने गोल से कर लोगे ना, मैं कह रहा हूं तुम्हें कोई टॉप करने से नहीं रोक सकता, फोड़ दोगे तुम। और अच्छी बात क्या है, जब तुम अच्छा कर लोगे ना, तो ये सारी चीजें तुमको जो मैं कह रहा था पहले, वो सब चीजें अपने आप तुम्हें मुहैया हो जाएंगी। मतलब मैं कह रहा हूं आपसे कि आज के जमाने में लोग कहते हैं कि आपके हम प्रेम ये नहीं दिखता रहे, मैं कहता हूं सब कुछ देखना पड़ता है, क्योंकि क्या है कि केवल प्रेम से दुनिया चलती है, दुनिया चलती है दुनियादारी से। ठीक है, उसके लायक बनना पड़ता है, समाज में अपना स्थान बनाना पड़ता है। ठीक है, चलिए लौट के आ जाओ वापस अपनी दुनिया में, है ना, ख्यालों की दुनिया में खो जाते हो ना, अब आ जाओ लोग लौट के। तो मैंने क्या कहा आपसे कि जो इंटरफेज होता है उसे लोग कहते हैं भैया रेस्टिंग फेज, पर इस समय जो है सेल अपने आप को तैयार कर रही होती है। इट इज द वन ऑफ द मोस्ट एक्टिवेट फेज, जिसमें कि सेल तैयार कर रही, ग्रो कर रही होती है, अपने सभी मॉलिक्यूल्स को डबल कर रही होती है, अपने सारे कंपोनेंट को डबल कर रही होती है, डीएनए को डबल कर रही होती है, तैयारी कर रही होती है वो, ताकि आगे वो डिवाइड कर सके वो। ठीक है, तो इंटरफेज को लोग रेस्टिंग फेज कहते हैं, जबकि ये वो समय होता है जब सेल विभाजन की तैयारी कर रही होती है, अपने आप को ग्रो कर रही होती है, डीएनए को रेप्लिकेट कर रही होती है, और ये सब कुछ भी ऑर्डरली मैनर में होता है कि G1 फेज में कुछ होगा, फिर S फेज में कुछ होगा, और फिर G2 फेज में कुछ होगा। ठीक है ना। तो इंटरफेज को हम 3 फेज में बांटते हैं, G1 फेज, गैप 1 फेज कहते हैं इसको हम, जनरेशन 1 फेज कहते हैं इसको हम, S फेज सिंथेटिक फेज कहते हैं इसको हम, G2 फेज गैप 2 जनरेशन 2 फेज कहते हैं इसको हम। ठीक है, तो कुल मिलाकर कंक्लूजन ये निकला हमारा कि माइटोटिक फेज में सेल डिवाइड करेगी बेटा, है ना। देखो एक तो हो गया इंटरफेज, एक तो हमने कहा इंटरफेज में क्या होगा, 3 फेज हो गया ना, इंटरफेज में क्या होगा, G1 फेज, S फेज, G2 फेज होगा। उसके बाद आते हैं माइटोटिक फेज, उसमें पहले डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस होगा, फिर डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म होगा। न्यूक्लियस का डिवीजन 2 प्रकार से हो सकता है, माइटोसिस से या मियोसिस से। माइटोसिस में क्या होगा कि क्रोमोसोम नंबर चेंज नहीं होगा,
2n वाली सेल डिवाइड करेगी तो 2n वाली डॉटर सेल बनेगी, n वाली सेल डिवाइड करेगी तो n वाली डॉटर सेल बनेगी। मियोसिस में क्रोमोसोम नंबर पहले से आधा रह जाएगा, 2n वाली सेल डिवाइड करेगी तो n रह जाएगा। तो मियोसिस को हम रिडक्शन डिवीजन भी कहते हैं। मियोसिस क्रोमोसोम नंबर को आधा करता है, 2n को n में कन्वर्ट करता है, जबकि माइटोसिस क्रोमोसोम नंबर को चेंज नहीं करता है। जब आप आओगे साइटोकाइनेसिस मतलब डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म, दो प्रकार से होता है, सेल फरो मेथड से होता है एनिमल सेल में, और सेल प्लेट मेथड से होता है प्लांट सेल में। क्लियर? देखिए ये बिल्कुल है ना, सेल जो है वो कैसे डिवाइड करती है एनिमेशन, पहले एक बार देखो फिर मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं क्या हो रहा है यहां पर ये। ठीक है, पूरा पर्पज है कि क्रोमोसोम को डिवाइड करने में, पूरा फोकस इसका इसी पे होता है। ठीक है, देखो डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस हो गया ये, अब ये डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म हो गया। ठीक है, शुरू करते हैं। क्रोमोसोम अपने आप को कंडेंस कर रहे हैं, ठीक है, उसके बाद जो है वो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन गायब हो गई लेट प्रोफेज में। अब हम आ गए मेटाफेज में, आ गए जहां पे क्रोमोसोम अपने आप को इक्वेटर पर अरेंज कर रहे हैं, एनाफेज में डिवाइड कर रहे हैं, टीलोफेज में क्रोमोसोम पोल तक पहुंच गए हैं, और फिर उसके बाद जो है वो वापस से न्यूक्लियर मेम्ब्रेन आ गई है। तो एक से दो न्यूक्लियस बन गए और सेल दो में डिवाइड हो गई। ये सब पढ़ना है हमको, यानी ये सारी फेजेस को पढ़ना है कि प्रोफेज में क्या होता है, मेटाफेज में क्या होता है, एनाफेज में क्या होता है, टीलोफेज में क्या होता है। लेकिन पहले हम इंटरफेज समझ लें अच्छे से। ठीक है ना? तो देखो ये साइटोकाइनेसिस है, प्लांट सेल में सेल प्लेट का फॉर्मेशन है। ठीक है, कुछ इंपॉर्टेंट बात फ्रॉम पीवाईक्यू देख लेते हैं। माइटोसिस और म्यूसिस शब्द का संबंध होता है केरोकाइनेसिस से। देखा अभी हमने चार्ट में, यानी डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस दो प्रकार से हो सकता है, माइटोसिस और म्यूसिस। माइटोसिस में क्रोमोसोम नंबर चेंज नहीं होता है, म्यूसिस में पहले से आधा रह जाता है। ठीक है, द इंटरफेज इज द मोस्ट एक्टिव फेज ऑफ द सेल साइकिल। इंटरफेज सेल साइकिल की सबसे एक्टिव फेज होती है। इसे एनर्जी फेज भी कहते हैं, ऊर्जा अवस्था भी कहते हैं, इसे हम ग्रोथ फेज भी कहते हैं, इसे हम ग्रोथ फेज भी कहते हैं हम। ठीक है, माइटोसिस के स्टडी करने का बेस्ट पार्ट होता है रूट टिप सेल ऑफ ऑनियन। ऑनियन की रूट टिप सेल, वेरी वेरी कॉमन क्वेश्चन के स्कूल में ही पूछते हैं। माइटोसिस की स्टडी करने का बेस्ट पार्ट होता है के लिए बेस्ट माइटोसिस की स्टडी करने के लिए बेस्ट पार्ट होता है रूट टिप सेल ऑफ ऑनियन, और म्यूसिस की स्टडी करने के लिए जो बेस्ट पार्ट होता है वो होता है एंथर ऑफ द फ्लावर। प्लांट की बात करें, ठीक है, फ्लावर का एंथर। ठीक है, अब ये क्या होता है हम आगे बात करेंगे। एंथर ऑफ फ्लावर इज द बेस्ट पार्ट टू स्टडी म्यूसिस। ठीक है, फिर जब कभी सेल डिवीजन में या माइटोसिस में सेंट्रियोल पार्टिसिपेट करते हैं उसे बोलते हैं हम सेंट्रिक, और एस्ट्रल माइटोसिस एनिमल सेल में देखने मिलता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये मैंने तब भी बताया था, सेंट्रोसोम पढ़ाया था तब भी मैंने बताया था आपको। जब कभी माइटोसिस में सेंट्रियोल पार्टिसिपेट करते हैं, सेल डिवीजन में सेंट्रियोल पार्टिसिपेट करते हैं, उसे हम सेंट्रिक और एस्ट्रल माइटोसिस कहते हैं, एनिमल सेल में देखने मिलते हैं। जब कभी माइटोसिस में जो है सेंट्रियोल पार्टिसिपेट नहीं करते हैं, उसे एसेंट्रिक और एनेस्ट्रल माइटोसिस कहते हैं, प्लांट सेल में देखने मिलता है। ठीक है, ठीक है, अब ये चार्ट तो बेटा समझ में आया ना कि ग्रोथ फेज में, इंटरफेज में G1 फेज, S फेज, G2 फेज शामिल होते हैं, डिवीजन में M फेज। अब लेकिन हमको एक एक फेज को भी समझना पड़ेगा कि इन फेज में घटता क्या, होता क्या है इसमें। ठीक है ना? तो हम समझ गए दो बेसिक फेज थी, इंटरफेज और माइटोटिक फेज के। और इंटरफेज में तीन फेज है बेटा, G1 फेज, S फेज और G2 फेज। एक एक अवस्था को ध्यान से हमें समझना है बेटा। जब से पहले हम बात करते हैं G1 फेज की। G1 फेज करस्पॉन्ड टू द इंटरवल बिटवीन माइटोसिस, माइटोसिस पूरा होने के बाद शुरू होती है ये, और डीएनए के रेप्लिकेशन पहले। मतलब कहने का ये कि G1 फेज, उसके बाद आता है S फेज, उसके बाद आता है G2 फेज, उसके बाद आता है M फेज, और उसके बाद आता है ये G1 फेज। मतलब यहां पर माइटोसिस हुआ, दिस इज दी माइटोसिस, और यहां पर डीएनए का रेप्लिकेशन होता है, यहां पर डीएनए का रेप्लिकेशन होता है। तो मतलब G1 फेज माइटोसिस खत्म होने के बाद शुरू होती है और डीएनए के रेप्लिकेशन के पहले तक होती है। क्लियर? टाइम फ्रेम समझिए, टाइम स्टैंपिंग समझिए इसका कि G1 फेज किसे बोलोगे आप, किसे बोलोगे? माइटोसिस के बाद शुरू हुआ और डीएनए रेप्लिकेशन के पहले हुआ ही, तो ये G1 फेज है। ठीक है, क्लियर? ड्यूरिंग G1 फेज द सेल इज मेटाबॉलिकली एक्टिव। इस समय सेल उपापचयी रूप से सक्रिय होती है, जितने भी इंपॉर्टेंट प्रोटीन होते हैं वो सब बनाती है, क्योंकि इसके बाद जो घटना घटने वाली है G1 फेज के बाद हम जाने वाले हैं S फेज में, और S फेज में डीएनए अपने आप को डुप्लीकेट करने वाला है। डीएनए के डुप्लीकेशन को हम क्या बोलते हैं? रेप्लिकेशन कहते हैं। और डीएनए का डुप्लीकेशन कोई साधारण प्रक्रिया नहीं है, बड़ी कॉम्प्लेक्स प्रक्रिया होती है, इसमें ढेरों एंजाइम लगते हैं और बहुत एनर्जी लगती है। तो मतलब डीएनए के डुप्लीकेट करने के पहले तैयारी करनी पड़ती है। अरे मेहमान आने वाले हैं,
घर में मेहमान आने वाले हैं तो भैया बर्तन वर्तन तैयार करने पड़ेंगे, खाने का सामान तैयार करना पड़ेगा, पूड़ी का आटा गूंद के रखना पड़ेगा। अब मेहमान आ गए तो फिर पूड़ी बना बना के दे रहे हैं अपन, ठीक है, मम्मी करती है ना, पूरी का आटा गूंद दिया, आलू की सब्जी बन गई, सामान बन गया, बर्तन लगा दिए टेबल पे, अब मेहमान आने वाले हैं, ठीक है, मेहमान आने वाले हैं, ठीक है। मान लो बंटी को देखने आ रहे हैं कोई, कि बंटी बहुत घर के चक्कर लगा रहा है, अब इसका एक काम करते हैं, इसको जो है इसको कहीं टिका देते हैं बंटी को, ठीक है। तो बंटी के लिए मेहमान देखने आ रहे हैं, तो घर वालों ने तैयारी कर रखी है। अब बंटी बड़े हो चुके हैं, तुम्हारी उम्र के नहीं बंटी, ठीक है। तो पॉइंट ये है कि अब क्या हुआ कि अब सारी तैयारी, मेहमान आने के पहले पूरी का आटा गुज चुका है, सब्जियां बन चुकी, अब जैसे आएगा मेहमान, आइए भाई साहब खाने बैठे, तब खाने बैठे, तब अब गरम गरम पूरी बनाकर दे रहे हैं उनको अपन, ठीक है। बिल्कुल, मतलब डीएनए का रेप्लिकेशन पूरी बनाने के जैसा है। डीएनए के रेप्लिकेशन पहले सब तैयारी करनी पड़ती है कि कितना एनर्जी लगेगा, एटीपी कितना लगेगा, वो स्टोर कर लो भाई, कौन कौन से एंजाइम लगेंगे उन एंजाइम को बना लो। तो किसी ने कहा यदि डीएनए को बनाना है ना तो डीएनए इज ए पॉलीमर, और पॉलीमर को बनाने के लिए एंजाइम लगता है पॉलीमरेज, और जो डीएनए जैसे पॉलीमर को बनाएगा वो डीएनए पॉलीमरेज। नाम भी नहीं रटना आपने को, डीएनए एक पॉलीमर है, डीएनए एक पॉलीमर है, न्यूक्लियोटाइड का पॉलीमर है, और डीएनए को बनाने के लिए एक एंजाइम लगेगा डीएनए पॉलीमरेज, उसको बनाना पड़ेगा पहले, तो एंजाइम बनाओ भाई। और क्या लगेगा, उन्होंने कहा हेलिकेज, गायरेज, और भी एंजाइम लगेंगे, सबको बना लो। एनर्जी लगेगी, उसको तैयार कर लो। क्या लगेगा, रॉ मटेरियल लगेंगे न्यूक्लियोटाइड, वो भी बना लो। तो सारी तैयारी चल रही होती है, जीवन फेज मेटाबॉलिकली एक्टिव होती है, सब तैयारी करके रखी होती है कि अब डीएनए का रेप्लिकेशन होने वाला है। एस फेज में डीएनए रेप्लिकेट करता है, उस समय केवल एक ही काम चल रहा था, डीएनए का रेप्लिकेशन, ठीक है। सेंट्रोसोम कहता है कि मैं भी कुछ कर लूं, तुम सब कर रहे हो, तो सेंट्रोसोम धीमे धीमे जो है वो अपने आप को डुप्लीकेट करके दो हिस्सों में बांट चुका था। एस फेज, एस फेज में चुपचाप एक काम और भी चल रहा था कि सेंट्रोसोम भी अपनी कॉपी तैयार कर लेता है कि आगे जरूरत पड़ेगी मेरी, जब तुम डिवाइड करके दो सेल बनाओगे तो मुझे भी तो चाहिए पड़ेगा कहीं, तो सेंट्रोसोम भी काम कर रहा था। चलो आगे बात करते हैं। अभी इतना कहा मैंने कि जीवन फेज में जो है वो सेल मेटाबॉलिक एक्टिविटी होती है, कंटिन्यूअस सेल ग्रो कर रही होती है, लेकिन इस समय डीएनए अपने आप को रेप्लिकेट नहीं कर रहा होता है, लेकिन डीएनए के रेप्लिकेशन के लिए जो जो भी चाहिए वो सब तैयारी इस समय जीवन फेज में हो रही होती है, ठीक है। मतलब ये हुआ जीवन फेज में इंटेंसिव सेलुलर सिंथेसिस होगी, तेज गति से सेल का निर्माण होगा, लाइसोसोम का प्रोडक्शन होगा, गोल्जी बॉडी का प्रोडक्शन होगा, वैक्यूल्स बनेंगे, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बनेगा, अदर सेल ऑर्गन बनेगा, केवल माइटोकॉन्ड्रिया क्लोरोप्लास्ट को छोड़कर, ठीक है। इस समय टीआरएनए, एमआरएनए, आरआरएनए, जितने तरह के आरएनए वो सब बनते हैं, मैसेंजर आरएनए बनेगा, टीआरएनए बनेगा, आरआरएनए बनेगा, वो उनका निर्माण होगा, ठीक है। राइबोसोम का प्रोडक्शन हो रहा होगा न्यूक्लियोसोम के अंदर, न्यूक्लियस के अंदर, ठीक है। स्ट्रक्चर और फंक्शनल प्रोटीन बन रहे होंगे, सेल की हाई मेटाबॉलिक एक्टिविटी होगी, मोस्ट ऑफ दिस सेल ग्रोथ जो है वो कहां होगा, वो जीवन फेज में होगा, और इस समय डिसाइड किया जाएगा कि सेल को डिवाइड आगे करना है या नहीं करना है। तो डिसीजन ऑफ सेल डिवीजन जो होता है, कोशिका विभाजन का जो डिसीजन होता है वो जीवन फेज में होता है। मतलब सेल को आगे डिवाइड करना है, मतलब डीएनए को रेप्लिकेट करना है कि नहीं करना है, करना है तो तैयारी कर लो, नहीं करना है तो रुक जाओ। तो मतलब डिसीजन ऑफ सेल डिवीजन, कोशिका विभाजन का निर्णय, डिसीजन ऑफ सेल डिवीजन जो है वो जीवन फेज के मिड में होता है या आखिर में होता है, इट इज इन लेट जीवन फेज और मिड जीवन फेज, ठीक है ना। इन लेट जीवन फेज रेस्ट्रिक्शन पॉइंट होकर के जीवन फेज के आखिर में एक क्रांतिक बिंदु होता है, रेस्ट्रिक्शन पॉइंट। रेस्ट्रिक्शन पॉइंट का मतलब ये होता है कोई पॉइंट नहीं है, इसका मतलब एक प्रोटीन का एक अमाउंट, ठीक है ना, एक सर्टेन प्रोटीन का अमाउंट यदि सेल के अंदर बढ़ेगा, साइक्लिन्स होते हैं जनरली ये, तो उसके बाद सेल जो है आगे डीएनए को रेप्लिकेट कर देगी। मैंने कहा ना सेल साइकिल को आगे बढ़ाने में साइक्लिन्स की बड़ी भूमिका होती है, साइक्लिन्स और सीडीके की। तो जैसे मैंने कहा था कि सीडीके इज लाइक ए इंजन, साइक्लिन इज लाइक गियर बॉक्स, कि भाई ये साइक्लिन हर फेज में साइक्लिन अलग होते हैं, कि जीवन वाला काम करा लो पहले, उसके बाद एस फेज में डाल देंगे सेल को। यदि सेल इस आर पॉइंट को, मतलब इट इज ए, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ आर पॉइंट, इट इज द क्रिटिकल लेवल ऑफ स्पेसिफिक प्रोटीन मॉलिक्यूल, इनको पहचान लिया गया बाद में साइक्लिन के नाम से, ठीक है। मतलब आर पॉइंट का मतलब है स्पेसिफिक प्रोटीन मॉलिक्यूल होते हैं जो कि जिनका एक क्रिटिकल लेवल, यदि एक लेवल से ऊपर जाते हैं तो सेल फिर आगे डिवाइड करेगी, नहीं तो वो डिवाइड नहीं करेगी, ठीक है। इन मॉलिक्यूल को हम ट्रिगर प्रोटीन कहते हैं, यूक्रेट प्रोटीन कहते हैं, जो आज पहचान लिए गए हैं साइक्लिन्स के रूप में, इन्हें हम ट्रिगर प्रोटीन कहते हैं, यू प्रोटीन कहते हैं, जो आजकल के साइक्लिन्स है, ठीक है ना। तो अब हमें मालूम है कि ये जो मॉलिक्यूल हैं जो जिन्हें हम सेल साइकिल का इंजन कहते हैं, ऐसे मॉलिक्यूल जिन्हें हम सेल साइकिल का इंजन कहते हैं, वो साइक्लिन और सीडीके होते हैं, साइक्लिन डिपेंडेंट काइनेज होते हैं। यदि सेल आर पॉइंट को क्रॉस नहीं करेगी
तो G0 फेज में वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब G0 फेज जो होता है बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है कि मतलब सेल जिंदा रहेगी, सेल लिविंग रहेगी, लेकिन वो आगे डिवाइड नहीं करेगी। मतलब सेल हो जाएगी परमानेंट सेल में कन्वर्ट हो जाएगी, अपने आप को डिफरेंशिएट कर लेगी, लिवर सेल बन गई, हार्ट सेल बन गई, अपने आप को डिफरेंशिएट कर लेगी। G0 फेज में सेल क्या करती है बेटा, इट इज सस्पेंडेड इन दी सेल साइकिल। सेल साइकिल में सस्पेंड करती है। मतलब कहने का मतलब ये कि याद रखना कि इसका कहने का मतलब ये कि यदि हम G0 फेज बोले, हम बोले, याद रखना बेटा, एग्जाम में आया हुआ नीट 2017 2019 पूछा गया है। G0 फेज मतलब इट इज सेल इज सस्पेंडेड इन सेल साइकिल बट इट इज एग्जिट फ्रॉम G1 फेज। G1 फेज से बाहर निकल जाती है, लेकिन सेल साइकिल में इसको हम सस्पेंडेड मानते हैं। याद रखना दोनों बातें अलग अलग है, ठीक है। सेल साइकिल का हिस्सा होती है लेकिन आगे डिवाइड नहीं कर रही होती, जीवित होती है, लेकिन G1 फेज से बाहर निकल चुकी होती है। जब डिवाइड करना होगा वापस G1 फेज में आएगी और S फेज में इंटर करके डिवाइड कर जाएगी सेल, ठीक है। G1 फेज को हम गैप 1 फेज, जनरेशन 1 फेज या प्री डीएनए सिंथेसिस फेज भी कहते हैं, ठीक है। अब आते हैं एस फेज में, सिंथेटिक फेज में। इस समय डीएनए अपने आप को डुप्लीकेट करता है, यानी डीएनए के डुप्लीकेशन को हम क्या बोलते हैं, रेप्लिकेशन कहते हैं। और इस समय जो एंजाइम काम करता है वो होता है डीएनए पॉलीमरेज के, यानी डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम फंक्शनल होता है इस समय डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम फंक्शन होता है। बना कब था ये एंजाइम, इस एंजाइम को बनाया कब गया था, G1 फेज में बनाया गया था। काम कब करता है, एस फेज में करता है। और इसका पर्पस क्या होता है, ये डीएनए अमाउंट को ये डबल करता है, ठीक है ना। जैसे मैंने कहा एक क्रोमोसोम है, एस फेज में गए हम तो इसका डीएनए डुप्लीकेट हो जाएगा। क्या क्रोमोसोम का नंबर बढ़ा, क्रोमोसोम का नंबर नहीं बढ़ेगा, क्रोमोसोम नंबर सेम रहेगा, लेकिन डीएनए कंटेंट डबल हो जाएगा। भूलना मत, छोटी सी बात है, इंपॉर्टेंट बात है। एस फेज में क्रोमोसोम के अंदर डीएनए कंटेंट डबल हो जाएगा। क्रोमोसोम का नंबर यहां भी 1 था, यहां भी 1 है मान लो, ठीक है, लेकिन डीएनए कंटेंट डबल हो गया यहां पे, ठीक है। कहते हैं कि यदि इनिशियल अमाउंट ऑफ डीएनए का यदि 2C है, ठीक है, मतलब डीएनए की अमाउंट की मात्रा यदि जो है, देखो क्रोमोसोम, अब C का मतलब क्या, हम ऐसा नोट करते हैं, अमाउंट ऑफ डीएनए इन ए सेट ऑफ क्रोमोसोम, amount of DNA in a set of chromosome is C value of DNA। याद रखना, ठीक है, नोट कर लो बेटा ना। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ टर्म C का मतलब क्या है, C का मतलब है इट इज द C वैल्यू ऑफ डीएनए। अब डीएनए की वो मात्रा जो क्रोमोसोम के एक सेट में होती है, जैसे 23 हमारे जो क्रोमोसोम है उसके अंदर जितनी डीएनए की मात्रा होगी वो कहलाएगी C वैल्यू ऑफ डीएनए, ठीक है। नॉर्मली क्या होता है, नॉर्मली किसी भी जीव में क्या होता है, क्रोमोसोम नंबर होते हैं 2n, तो डीएनए के अमाउंट 2C होता है, ठीक है ना। तो क्या बोल रहा है आपसे वो कि जब आप एस फेज में जाओगे ना, जब आप एस फेज में जाओगे, जब आप एस फेज से गुजरोगे, जब आप एस फेज से गुजरोगे ना, तो आपके क्रोमोसोम नंबर में चेंज नहीं आएगा, अमाउंट ऑफ डीएनए डबल हो जाएगा, क्योंकि पहले आपका क्रोमोसोम ऐसा था, अभी आपका क्रोमोसोम ऐसा हो जाएगा, ठीक है। तो नंबर ऑफ क्रोमोसोम नहीं बदलेंगे, लेकिन डीएनए की मात्रा डबल हो जाएगी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चीज याद रखना है आपको, ठीक है। इसका मतलब है ना, हमने बिल्कुल सिंपल डायग्राम समझा दिया हमने यहाँ पे कि नॉर्मली क्रोमोसोम में एक थ्रेड था, अब यहाँ पे 2 हो गए, मतलब कि डीएनए डबल हो गया, लेकिन नंबर ऑफ क्रोमोसोम सेम रहा, ठीक है। इसका मतलब यहाँ पर क्रोमोसोम का नंबर जो है वो बदलता नहीं है, ठीक है। इफ दिस सेल हैड डिप्लॉयड 2n ऑफ क्रोमोसोम इन G1, तो एस फेज में क्या होगा, अमाउंट ऑफ क्रोमोसोम सेम रहेगा, 2n ही रहेगा, लेकिन डीएनए का अमाउंट जो है वो 4C हो जाएगा। बना लो सिंपल, जो मैं सिंपल से फ्लो चार्ट क्लास में बनवाता हूं बेटा, वो आपको ना तो नोट्स के अंदर मिलेंगे, आपको ना प्रिंटेड नोट्स में मिलेंगे, ना पीडीएफ में मिलेंगे, आपको वो आपको बनाना है, ठीक है। वो पढ़ाते पढ़ाते मेरे दिमाग में आते तो बना लिया करो उसको आप, ठीक है। आगे बढ़े। एनिमल सेल में एस फेज में जब डीएनए रेप्लिकेशन चल रहा होता है, उस समय सेंट्रियोल भी अपने आप को डुप्लीकेट करते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, के चुपचाप से ये भी अपना काम कर रहे होते हैं। जब एस फेज में डीएनए अपने आप को डुप्लीकेट कर रहा होता है न्यूक्लियस के अंदर, तब साइटोप्लाज्म के अंदर क्या घट रहा होता है, साइटोप्लाज्म के अंदर सेंट्रियोल भी अपने आप को डुप्लीकेट कर रहे होते हैं, ठीक है। तो एस फेज को हम सिंथेटिक फेज भी कहते हैं।
इस फेज में सेल अपने डीएनए कंटेंट को डबल करती है, ठीक है। डीएनए के डुप्लीकेशन को हम रेप्लिकेशन कहते हैं, एस फेज में होता है। मोस्ट एक्टिव एंजाइम इस समय क्या होता है, डीएनए पॉलीमरेज होता है, एमसीक्यू एग्जाम का, ठीक है। यानी डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम मोस्ट एक्टिव कब मिलेगा आपको, एस फेज के दौरान मिलेगा आपको, ठीक है। फिर डीएनए डुप्लीकेशन रेप्लिकेशन एस फेज में होता है। हिस्टोन प्रोटीन आर सिंथेसाइज्ड इन दी एस फेज। एस फेज में वेरी ऑलरेडी पूछा गया पीवाई क्वेश्चन उठा है, इंपॉर्टेंट एमसीक्यू पीवाईक्यू है। हिस्टोन प्रोटीन ऐसा प्रोटीन है जो एस फेज के दौरान बनता है, ठीक है ना। जीवन फेज में और एस फेज दोनों में बनता है, पर एस फेज में इसका निर्माण बढ़ जाता है। एक बार याद रखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रूल, ठीक है, इंपॉर्टेंट रूल है ये। एक बार सेल ने अपने डीएनए कंटेंट को डबल कर दिया तो सेल को फिर डिवाइड होना ही पड़ता है, ठीक है, ठीक है। एक बार सेल ने यदि अपने डीएनए कंटेंट को डबल कर दिया तो सेल को डिवाइड होना ही पड़ता है, ताकि क्रोमोसोम का अमाउंट, क्रोमोसोम के अंदर डीएनए का अमाउंट को नॉर्मल कर सके, ठीक है। अब आते हैं G2 फेज में। G2 फेज में अब चूंकि क्या होता है बेटा, हुआ क्या, मेहमान घर में आए, तैयारी पूरी हो चुकी थी, पूड़िया बनी, एस फेज में काम चला, काम चला, काम चला, काम खत्म हो गया, काम पूरा, चले गए मेहमान। अब क्या काम खत्म हो गया उसका? अरे मेहमानों के जाने के बाद काम और बढ़ जाता है, बर्तन उठाओ, साफ करो, ये करो, वो करो, बढ़ता नहीं बढ़ता काम, ठीक है। तो मेरे से भी काम, मुझे भी काम करना पड़ता, तुम्हें क्या लगता है? सबको काम करना पड़ता है, ठीक है, सब इंसान है यार, सब लोग नॉर्मली लोग हैं कि सबको काम करना, मेरे को भी काम करना, घर में मेहमान आते हैं, मुझे भी उसके जाने के बाद काम करना पड़ता है ना। तो इसलिए मेहमानों को मैं होटल ले आता हूँ, कम से कम बस बिल ही भरना पड़ेगा, बाकी होटल वाला अपना काम करेगा। लेकिन चलो छोड़ो, अभी वाली बात सुनो। तो कहने का मतलब है कि एस फेज में इतना एनर्जी लग गया, एस फेज में इतना एनर्जी लग गया डीएनए को बनाने के चक्कर में, इतना पूरा फोकस डीएनए पर था, तो सारा एनर्जी, प्रोटीन, सब कुछ खर्च हुआ। अब G2 फेज में बोलते हैं कि भैया अब इसके बाद सेल डिवाइड हो गया, आगे डीएनए डुप्लीकेट हो चुका है, अब आगे सेल डिवीजन की और तैयारी करनी है। तो अब इसके लिए रेस्ट ऑफ द सेलुलर सिंथेसिस जो भी चाहिए जरूरी, अब इकट्ठा कर लो। G2 फेज में क्या होगा कि जो एनर्जी है उसको स्टोर करेंगे, स्पिंडल फाइबर के लिए प्रोटीन को बनाएंगे, माइक्रोट्यूब्यूल को बनाएंगे, माइटोकॉन्ड्रिया को बोलेंगे भैया तुम भी डबल हो जाओ, किसका इंतजार कर रहे हो, क्लोरोप्लास्ट को बोलेंगे तुम भी डबल हो जाओ, किसका इंतजार कर रहे हो, क्लोरोप्लास्ट माइटोकॉन्ड्रिया अपने आप को डुप्लीकेट करेंगे, जो भी एनर्जी का स्टोर है, प्रोटीन बनाने, वो सब G2 फेज में होगा। और उसके बाद सेल इंटर करेगी एम फेज में। जैसे सेल एम फेज में इंटर करेगी, इंटरेस्टिंग बात, जैसे सेल एम फेज में इंटर करेगी कोई प्रोटीन नहीं बनेगा, कुछ सब रुक जाएगा, पूरा फोकस होगा आप किस पर, क्रोमोसोम के डिवीजन पर। एम फेज में सेल जो है वो जेनेटिक एक्टिविटी को शो नहीं करती, उस समय जो है वो सेल जो है पूरा फोकस का होता है क्रोमोसोम को डिवाइड करने पर, ठीक है। क्या लिखा है G2 फेज में, माइटोसिस की प्रिपरेशन के लिए प्रोटीन को तैयार करेंगे और सेल की ग्रोथ लगातार चलती रहेगी, ठीक है। G2 फेज को बोलते हैं हम पोस्ट डीएनए सिंथेसिस फेज, प्री माइटोटिक गैप फेज भी कहते हैं। इसमें तेज गति से इंटेंसिव सेलुलर सिंथेसिस होता है, तेज गति से सेल का निर्माण होता है, एनर्जी स्टोर बढ़ जाता है, इसके अंदर एटीपी को स्टोर करते हैं और माइटोकॉन्ड्रिया क्लोरोप्लास्ट अपने आप को डुप्लीकेट कर लेते हैं, डिवाइड हो जाते हैं, ठीक है। स्पिंडल फाइबर को बनाते हैं इस फेज में, और सेल के लिए जितना भी जरूरी, जो कुछ भी चाहिए, आगे माइटोसिस में काम नहीं हो पाएगा भैया, जो रखना करना है अभी कर लो, वो सब कुछ होगा G2 फेज के अंदर, ठीक है। अब एनसीईआरटी कुछ क्वेरी करता है, बताओ, चलो इतना तो पढ़ चुके, तो अभी कुछ एनसीईआरटी की कुछ क्वेरी को हम शांत करते हैं कि क्या पूछता है आपसे। हाउ डू प्लांट एंड एनिमल कंटिन्यू टू ग्रो ऑल देयर लाइफ? अब कुछ फंडे याद रखना। पहला क्वेश्चन, प्लांट जो होते हैं इनमें होती है लोकलाइज्ड अनलिमिटेड ग्रोथ, बाय माइटोसिस, ठीक है। एनिमल में होती है अनलोकलाइज्ड बट लिमिटेड ग्रोथ बाय माइटोसिस। नंबर एक, प्लांट और एनिमल जो है अपने जीवन काल में ग्रो करते हैं जस्ट बिकॉज ऑफ माइटोसिस, समसूत्री विभाजन से, ठीक है, समान टाइप की सेल बनती है। पर प्लांट पूरी उम्र ग्रो कर सकते हैं क्योंकि उनमें जो है वो ग्रोइंग पॉइंट होते हैं। प्लांट में क्या होता है, प्लांट में जो है वो ग्रोइंग पॉइंट होते हैं, प्लांट में ग्रोइंग टिप होते हैं, जहां पर क्या होता है, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होता है, यहां पर टिश्यू होता है मेरिस्टेम। मेरिस्टेम मतलब ऐसे टिश्यू जो डिवाइड करते हैं वो पाए जाते हैं, ठीक है।
प्लांट में ग्रोइंग टिप होते हैं, वृद्धि बिंदु होते हैं, जहां पर सेल ऐसी पाए जाते हैं, ऐसे टिश्यू पाए जाते हैं जो लगातार डिवाइड करते हैं, उन्हें हम मेरिस्टेम कहते हैं हम। ठीक है बेटा, है ना, क्लियर। डू यू थिंक ऑल सेल कंटिन्यू डिवाइड इन ऑल प्लांट? नहीं, देखो कई प्लांट, मैंने कहा ना कि जो सभी सेल यानी केवल सभी सेल डिवाइड नहीं करती है, जो डिवाइड करने वाली सेल प्लांट के अंदर होती है उन्हें क्या बोलते हैं? उन्हें बोलते हैं मेरिस्टेम बोलते हैं। मेरिस्टेमेटिक सेल जो है वो डिवाइड करती है, परमानेंट सेल डिवाइड नहीं करती है। एनिमल्स की बॉडी में सभी सेल डिवाइड करती है अप टू ए पीरियड, उसके बाद वो सेल डिवाइड नहीं करती है, परमानेंट सेल डिवाइड नहीं करती है जनरली। ठीक है, क्लियर, याद रखें। एनिमल में मेरिस्टेम वर्ड यूज नहीं करते, एनिमल में पूरी बॉडी ग्रो करती है, इसलिए बोलते हैं अनलोकलाइज्ड, कोई एक पॉइंट नहीं है पर लिमिटेड ग्रोथ। प्लांट में ग्रोइंग पॉइंट होते हैं, जड़ और तने का सिरा ग्रो करता है, रूट टिप और शूट टिप ग्रो करता है, इन ग्रोइंग पॉइंट को बोलते हैं मेरिस्टेम हम। ठीक है, कैन यू टेल द नेम एंड लोकेशन ऑफ टिश्यू हैविंग द सेल दैट डिवाइड ऑल देयर लाइफ इन हायर प्लांट? मैंने कहा आपसे रूट टिप एंड शूट टिप, रूट टिप एंड शूट टिप, मेरिस्टेम, रूट टिप मेरिस्टेम और शूट टिप मेरिस्टेम। ठीक है बेटा, है ना। एनिमल में सिमिलर प्रकार के मैच्योर टिश्यू नहीं होते हैं। एनिमल में जो है वो डिवाइडिंग सेल्स होती है, ऑर्गन को ग्रो करने के लिए डिवाइडिंग सेल्स बनती है। ठीक है ना, क्लियर। सम सेल्स इन द एडल्ट एनिमल डू नॉट अपीयर टू एग्जिबिट डिवीजन। ठीक है, हम क्या कहते हैं कि सम सेल्स इन द एडल्ट एनिमल डू नॉट अपीयर टू एग्जिबिट डिवीजन, के एनिमल्स के अंदर, एडल्ट एनिमल के अंदर सम कुछ सेल ऐसी होती है जो डिवीजन को नहीं शो करती है इन्हें, जैसे कि हार्ट सेल। ठीक है, एक बार बन गया है सेल, मतलब एक बार सेल बनने के बाद अपने आप को एक शेप देता है, उसे बोलते हैं डिफरेंशिएशन। ठीक है, सेल एक बार जो है बनने के बाद सेल, लिविंग सेल जो है वो डिवाइड करना रुक गया उसमें और अपने आप को वो डिफरेंशिएट करती है। ठीक है, मेनी अदर सेल डिवाइड बाय ऑकेजनली एज नीड टू रिप्लेस सेल। अब मान लो स्किन में कट लग गया तो कटे हुए हिस्से को रिपेयर करने के लिए सेल फिर डिवाइड करती है। ठीक है, जरूरत पड़ेगी तब। हैव बीन लॉस्ट बिकॉज द इंजरी ऑफ सेल डेथ। ठीक है, मतलब सिंपल सी बात है बेटा कि रिपेयर ने सेल कब डिवाइड करती है? रिपेयरिंग के समय डिवाइड करती है। कई सेल जो है डिवाइड आगे नहीं करती है। ठीक है, तो परमानेंट सेल जो है डिफरेंशिएट सेल तभी डिवाइड करेगी जब जो है उसको रिपेयरिंग के लिए जरूरत पड़ेगी। तो रिपेयरिंग के दौरान जो डिवीजन होता है वो क्या होता है? माइटोसिस होता है। ठीक है ना। क्या लिखा? सम सेल्स इन द एडल्ट एनिमल डू नॉट अपीयर टू एग्जिबिट डिवीजन। ठीक है, एनिमल्स में कुछ सेल जो होती है वो जो है वो हम कहते हैं कि एनिमल्स में कुछ सेल ऐसी होती है जो डिवाइड नहीं करती हैं, एक बार बनने के बाद डिफरेंशिएट आती है, उन्हें हम क्या बोलते हैं? डिफरेंशिएटेड सेल बोलते हैं, जैसे कि हार्ट सेल। जबकि कुछ सेल ऐसी होती है जरूरत पड़ने पर जो है डिवाइड करती है, इंजुरी होने पर या सेल के मर जाने पर उसको रिप्लेस करने के लिए वो डिवाइड करती हैं। ठीक है, ऐसी सेल्स को जो आगे डिवाइड नहीं करती हैं वो जीवन फेज को एग्जिट करती है, एग्जिट करती है जीवन फेज को, और ये एक इनएक्टिव स्टेज में चली जाती है, इसे क्वासेंट स्टेज कहते हैं, G0 फेज कहते हैं, और ये सेल साइकिल की सस्पेंडेड अवस्था होती है। ठीक है, दीज आर सस्पेंडेड इन दिस सेल साइकिल, ये सेल साइकिल में सस्पेंडेड होती है लेकिन जीवन फेज से निकल जाती है, इसको बोलते हैं G0 फेज, बोलते हैं क्वासेंट स्टेज कहते हैं। ठीक है, सेल्स इन दिस स्टेज आर रिमेन मेटाबॉलिकली एक्टिव, इस अवस्था में सेल मेटाबॉलिकली एक्टिव होती है परंतु वो आगे प्रोलिफरेट, आगे डिवाइड नहीं करती हैं। ठीक है, और ये डिपेंड करता है जब तक की जरूरत ना पड़े, मान लो कोई डैमेज हो गई, कोई हिस्सा डैमेज हो गया है, उसको दोबारा बनाना है तो फिर डिवाइड करना शुरू कर देगी ये। ठीक है ना, तो जब तक जरूरत ना पड़े, ऑर्गेनिज्म को नीड ना हो, वो सेल डिवाइड नहीं करती है। ठीक है, इसका मतलब ये हो गया कि G1 फेज, S फेज, G2 फेज, M फेज, G1 फेज के, तो G1 फेज से सेल बाहर निकल के कहां चली गई है? G0 फेज में चली गई। जब जरूरत पड़ेगी दोबारा इसको डिवाइड करने की तो वापस से G0 फेज से G1 में आ जाएगी वो। ठीक है ना, जब तक नहीं डिवाइड करना तब तक वो G0 फेज के अंदर रहेगी, जब तक नहीं डिवाइड करना वो G0 फेज के अंदर रहेगी। ठीक है, क्लियर। तो G1 फेज से बाहर निकल जाती है, लेकिन इसे हम क्या बोलते हैं? सेल साइकिल का हिस्सा मानते हैं, सस्पेंडेड इन सेल साइकिल कहते हैं। ठीक है, इन एनिमल्स माइटोटिक सेल डिवीजन इज ओनली सीन इन द डिप्लॉइड सोमेटिक। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट के एनिमल में माइटोसिस केवल डिप्लॉइड सेल में होती है, एनिमल्स में हैप्लॉइड सेल में माइटोसिस होते नहीं दिखती। ठीक है, एनिमल्स में हैप्लॉइड सेल में माइटोसिस होता हुआ नहीं दिखता है। ठीक है, जबकि प्लांट सेल के अंदर माइटोसिस हैप्लॉइड और डिप्लॉइड दोनों सेल में होती है। प्लांट सेल के अंदर माइटोसिस डिप्लॉइड और हैप्लॉइड दोनों सेल में हमको देखने मिलती है, पर एनिमल में एक एक्सेप्शन भी है इसका बेटा। एक्सेप्शन इसका होता है पार्थेनोजेनेसिस। अब ये क्या होता है हम आगे बात करेंगे। ठीक है ना, इसमें क्या होता है? हैप्लॉइड एग से
हैप्लॉइड एग से पूरे जीव ऑर्गेनिज्म का निर्माण होता है, ठीक है। हैप्लॉइड जीव से पूरा ऑर्गेनिज्म बनता है, उसे पार्थेनोजेनेसिस कहते हैं। दैट इज द एक्सेप्शन यहां पर कि माइटोसिस देखने मिलता है आपको हैप्लॉइड सेल में, अदरवाइज हैप्लॉइड सेल में माइटोसिस नहीं होता है। एक्सेप्शन आपको जब बतलाना है जब एग्जामिनर आपसे पूछे, ठीक है बेटा, क्लियर। एमफेस क्या होता है? एमफेस को हम बोलते हैं इट इज द मोस्ट ड्रामेटिक पीरियड ऑफ सेल साइकिल। इस समय ड्रामेटिक क्यों बोलते हैं? आपको क्रोमोसोम दिखाई पड़ते हैं, आप मेटाफेस को पहचान सकते हो, एनाफेस को पहचान सकते हो। जब तक सेल अपनी तैयारी कर रही थी कि G1 फेज, एस फेज, G2 फेज, इसको समझ पाना मुश्किल था। लेकिन यहां पर हमें बाकायदा क्रोमोसोम दिखाई पड़ेंगे, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन गायब होती दिखाई पड़ेगी, क्रोमोसोम कंडेंस होते हुए दिखाई पड़ेंगे। तो हम क्या बोलते हैं? इसे बोलते हैं मोस्ट ड्रामेटिक फेज कहते हैं। तो एम फेज सेल साइकिल की सबसे ड्रामेटिक फेज होती है, जहां पे हमें सभी सेल कंपोनेंट का रीऑर्गेनाइजेशन देखने मिलता है, बड़े पैमाने पर रीऑर्गेनाइज करते हुए दिखाई पड़ते हैं हमको, ठीक है। अब अगेन दोबारा लौट के आया कि चलो ठीक है, जब हम बात करते हैं कि भाई ये तो सब तो समझ में आया हमको कि G1 फेज, एस फेज, G2 फेज और एम फेज, ठीक है। अब एक बड़ा प्रश्न जो है, जो जेनेटिक कंट्रोल पे हमने बात की थी मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ सेल साइकिल पर, तो हमको ध्यान रखना है बेटा, जो भी इवेंट यहां पे घट रहे हैं, जो भी कुछ हो रहा है, वो सब कुछ जेनेटिक कंट्रोल में होता है, मॉलिक्यूलर कंट्रोल में होता है, ठीक है ना। और इसके लिए स्टडी किया गया था। अब देखो ये क्यों बतला रहा हूं मैं एनसीईआरटी में नहीं है, लेकिन बेटा ये वो जोन है यहां से एग्जामिनर क्वेश्चन उठा सकता है, ठीक है। बिल्कुल मैंने आपसे कहा ना कि एनटीए के डेटाबेस में जो क्वेश्चन मॉक टेस्ट में देते हैं वो लोग उसके लेवल पर तैयारी करना है हमको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन जो है 10 साल के क्वेश्चन को ध्यान में रखते हुए तैयारी करना है, क्योंकि एग्जाम एवर चेंजिंग है, एग्जाम कभी भी पलटी मार सकता है, इसलिए हमको कभी भी अपना कोई एंड कमजोर नहीं छोड़ना है, ठीक है। मैं 100% एनसीईआरटी करा रहा हूं, उसके बाहर कुछ नहीं जाएगा, लेकिन जो 10-20% में एक्स्ट्रा कराता हूं ना बेटा, वो तुम्हारे लिए कराता हूं, ताकि तुमको सब्जेक्ट की अंडरस्टैंडिंग हो और एग्जामिनर तुमको कभी पटकनी ना दे सके। नहीं दिया अलग बात है, अच्छी बात है, लेकिन एग्जामिनर पर हमें भारी रहना है। हमें एग्जामिनर पर ट्रेनिंग इतनी तगड़ी रखनी है कि हम एग्जामिनर कुछ भी करेगा तो भी हम सिलेक्ट होंगे हम, ठीक है। तो जो जेनेटिक कंट्रोल सेल साइकिल का है, जिसके बारे में एनसीईआरटी ने एक लाइन लिख के छोड़ दिया था, यदि हम उसकी बात करें तो वो किस पे स्टडी किया गया था? तो बडिंग ईस्ट और फिशन ईस्ट, सैक्रोमाइसिस सेरेबिसिस दी बडिंग ईस्ट, फिशन ईस्ट दी सैक्रोमाइसिस पॉम्बे, इन पे इसका स्टडी किया गया था, ठीक है ना। और क्या मालूम चला था हमको? हमें मालूम चला था कि जितने भी सेल साइकिल के इवेंट होते हैं वो सब ऑर्डर्ड वे में होते हैं, एक डायरेक्शन में होते हैं, और इन इवेंट को हम रिवर्स नहीं कर सकते। एक बार G1 से आप S में चले गए तो S से दोबारा G1 में आप नहीं आ सकते। एक बार आप S फेज से G2 में चले गए तो G2 से दोबारा S फेज में आप नहीं आ सकते। ये एक ही दिशा में होते हैं, ये सभी इवेंट डायरेक्शन होते हैं पूरे, ठीक है। और यहां पर जो मॉलिक्यूल रिस्पॉन्सिबल है वो है साइक्लिन्स और साइक्लिन डिपेंडेंट काइनेज, ठीक है ना। और इसके बारे में मैंने बता चुका आपको ऑलरेडी, हार्डवेल, टिम हंट और पॉल एम नर्स ने इन मॉलिक्यूल्स को डिस्कवर किया था, इसके लिए इनको 2001 में नोबेल प्राइज मिला, ठीक है। और ये अब जेनेटिक कंट्रोल वर्ड कहां से? अभी जेनेटिक कंट्रोल कौन से जीन, कोई जीन रिस्पॉन्सिबल होंगे इसके लिए, तो माना गया कि जो जीन इसके लिए काम कर रहे हैं वो है सीडीसी जीन के, सीडीसी जीन, यानी जो जीन जहां पे काम करते हैं उन्हें सीडीसी जीन कहते हैं बेटा, ठीक है, सीडीसी जीन कहते हैं। और ये जीन जो है अब बेसिकली ऐसा पाया गया, इन जीन को म्यूटेशन करके स्टडी किया गया, इन जीन को जो है वो ईस्ट के अंदर इन जीन को म्यूटेशन कराया गया, इनके अंदर इन जीन के अंदर चेंजेस किए गए और उसका असर देखा गया। तो क्या मालूम चला देयर आर सर्टेन चेक पॉइंट्स, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। यदि आप प्रीवियस ईयर पेपर उठा के देखोगे तो ऑल इंडिया पीएमटी में कई बार क्वेश्चन पूछा गया चेक पॉइंट्स के ऊपर, ठीक है। ये चेक पॉइंट क्या होते हैं? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्या, और मैं दूंगा भी आपको ये क्वेश्चन, मैं डीपीएस में भी दूंगा आपको, क्योंकि ये बाउंसर क्वेश्चन है, जो मोस्ट एक्सपेक्टेड बाउंसर क्वेश्चन है, ठीक है। मैं कह रहा हूं मतलब जैसे मुझे ध्यान है अच्छे से कि 2022 की बात है या 1 की बात है, मैं बच्चों को लगवाता था क्वेश्चन किसके? क्रोमोसोमल मैपिंग के, 9%, 10%, वो क्रोमोसोमल मैपिंग के, कि आपको क्रॉसिंग ओवर परसेंटेज दे रखा है। तो कुछ बच्चे बोलते सर ये तो आता ही नहीं, कभी देखा ही नहीं, एनसीईआरटी में नहीं है। मैंने कहा करते रहो, आएगा। आया क्वेश्चन, आप देखा 21 में आया या 22 में आया, ठीक है, आया क्वेश्चन क्रोमोसोमल मैपिंग के ऊपर। तो कई बार क्या होता है बेटा, कुछ चीजें बिल्कुल ऐसी होती है जो बिटवीन दी लाइंस लिखी होती है एनसीईआरटी की, वो उसको लगता है कि आप पता होना चाहिए आपको, तो वो पता होने वाली बात है, ठीक है, याद रखना। तो मैंने क्या कहा कि देयर आर सर्टेन इंटरफेस में आपको 2 मेन चेक पॉइंट देखने मिलते हैं, एक G1 से S के बीच में और एक G2 से M के बीच में। मतलब ये वो चेक पॉइंट है जिनको क्रॉस करने के बाद सेल कभी रिवर्स नहीं होती है। G1 से S के बीच में चेक किया जाता है कि सब कुछ तैयारी हो चुकी है ना डीएनए रेप्लिकेशन के लिए, और G2 से M के बीच चेक किया जाता है भाई सब कुछ प्रॉपर है ना, डीएनए डुप्लीकेट हो चुका ना बराबर, ठीक है। तो ये 2 चेक पॉइंट होते हैं, याद रखना चेक पॉइंट के बारे में। मतलब जब भी कभी
एक सेल साइकिल होती है, ऑपरेट होती है, तो एक पॉइंट होता है G1 और S के बीच में, G1 चेक पॉइंट, G1 टू S चेक पॉइंट बोलते हैं। दूसरा चेक पॉइंट होता है G2 और M के बीच में, और तीसरा चेक पॉइंट होता है कहां पर, मेटाफेज और एनाफेज के बीच में, ठीक है, M चेक पॉइंट बोलते हैं। तो देयर आर 3 इंपॉर्टेंट चेक पॉइंट पूरे सेल साइकिल में, और इंटरफेज में 2 चेक पॉइंट होते हैं। इंटरफेज में पहला चेक पॉइंट होता है G1 और S के बीच में, दूसरा चेक पॉइंट होता है बेटा G2 और M के बीच में, तीसरा चेक पॉइंट होता है माइटोसिस के बीच में, ठीक है ना। तो देखो G1 चेक पॉइंट, G2 चेक पॉइंट और मेटाफेज चेक पॉइंट, ठीक है ना। दीज आर दी इंपॉर्टेंट चेक पॉइंट जहां पर सेल चेक करती है, और मान लो कहीं भी गड़बड़ मिलती है तो वो सेल मर जाती है, फिर वो इसीलिए कैंसर से बचते रहते हैं। हमारे जीवन काल में जाने कितनी कैंसर सेल बन रही होती है, उनसे बचने का तरीका होता है कि ये चेक पॉइंट को चेक कर लो, कुछ गड़बड़ तो नहीं, गड़बड़ है तो सेल को मार दो, आगे डिवाइड मत होने दो सेल को, और यदि गड़बड़ छूट गई तो बैड लक है फिर। द मशीनरी ऑफ सेल साइकिल कंट्रोल इज आइडेंटिफाइड इन एस्परजिलस, फ्रॉग, ड्रोसोफिला, मैमल्स में भी देखा गया है इसमें, ठीक है ना। ये चेक पॉइंट क्या इंश्योर करते हैं, ये चेक पॉइंट क्या इंश्योर करते हैं, ये इंश्योर करते हैं कि कहीं ऐसा ना हो कि सेल जो है वो आगे डिवाइड होने पहुंच जाए जबकि डीएनए डबल ही नहीं हुआ है, तो उससे डीएनए एबनॉर्मल डीएनए बन जाएगा, एबनॉर्मल प्रकार से डीएनए डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा और उससे गड़बड़ हो सकती है, खतरनाक टाइप के कैंसर बन सकते हैं, ठीक है। तो ये सब कुछ है मेटाफेज जो है, जब तक क्रोमोसोम अपने आप को अरेंज ना कर ले तब तक एनाफेज शुरू ना हो कि अरेंज किए बगैर क्रोमोसोम टूट गए, तो कुछ भी जेनेटिक लेवल पे कुछ भी गड़बड़ होगी तो एक कैंसर होगा, एक खतरनाक बीमारी होगी, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि सेल में एक कंट्रोल सिस्टम होता है जहां पे ब्रेक और फीडबैक सिग्नल देखने मिलते हैं आपको, ठीक है। ब्रेक का मतलब है कि सेल साइकिल में ब्रेक जो है वो ब्रेक कैन स्टॉप, कि सेल साइकिल को चेक पॉइंट पे ब्रेक रोक देता है, और फीडबैक सिग्नल का मतलब है कि सेल साइकिल में मान लो टाइम बचा हुआ है कि भाई डीएनए रेप्लिकेट होने में टाइम लग रहा है, तो वहां पर रुक जाएगा, हॉल्ट कर जाएगा सेल साइकिल कि पहले डीएनए को रेप्लिकेट होने दो, पहले डीएनए को रेप्लिकेट होने दो फिर आगे बढ़ेंगे हम, ठीक है। तो कुल मिलाकर कंक्लूजन निकला कि साइक्लिन डिपेंडेंट काइनेज और साइक्लिन जो होते हैं दे आर दी मॉलिक्यूल्स ऑफ द सेल साइकिल कंट्रोल, ठीक है ना। देखिए इतना आसान नहीं है ना, हम जो एनसीईआरटी में देखते हैं ना सेल साइकिल, वो तो बड़े 2-4 लाइन रखी, ये आपको पढ़नी पड़ेगी एमबीबीएस के दौरान, ठीक है, एमडी के दौरान, डीएम के दौरान, ठीक है, सब पढ़ना पड़ेगा तुमको, क्या लगता है, ठीक है। तो ये पूरा सिस्टम देखो, आप साइक्लिन्स लगे मत रटना, बिल्कुल मत रटना, मैं सिर्फ आपको दिखा रहा हूं कि तुम जिस दुनिया को देख रहे हो ना, चश्मा बड़ा कर लो, देख लो उसमें कि बड़ा मैग्निफिकेशन यहां पर होने वाला है बेटा चीजों का, ठीक है। सीडीके साइक्लिन कॉम्प्लेक्स परफॉर्म ए कॉमन बायोकेमिकल रिएक्शन जिसे हम क्या बोलते हैं फास्फोराइलेशन के, यहाँ पे एनर्जी यूज होती है फास्फोराइलेशन, टारगेट प्रोटीन, कुछ स्पेसिफिक प्रोटीन होते हैं उनको चालू करने के लिए वहां पे एटीपी लगाना पड़ता है, और एटीपी यूज करना मतलब फास्फोराइलेशन करना पड़ता है, ठीक है ना। साइक्लिन को मैंने कहा आपसे हर फेज के लिए अलग अलग होते हैं, तो माइटोटिक साइक्लिन, एस फेज साइक्लिन, जीवन साइक्लिन, ठीक है। एक जीन होता है, अब ये मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, मैंने कहा ना आपसे कि कई हिस्से ऐसे हैं जो एनसीईआरटी में बिखरे पड़े हैं, उनको हम कई बार एक जगह पे देखते हैं। P53 जीन, इसे ट्यूमर सप्रेसर जीन बोलते हैं हम, ठीक है। इसका जिक्र कहां आएगा, ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज में इसका जिक्र आएगा, ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज चैप्टर 12th क्लास का, वहां पे कैंसर पढ़ेंगे, वहां पे इसका जिक्र आएगा। मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ कंट्रोल में इसका, मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस में इसका जिक्र आएगा बेटा। P53 जीन जो होता है वो ट्यूमर सप्रेसिंग जीन होता है, ये P53 प्रोटीन को बनाता है जिसे वॉचमैन ऑफ जीनोम कहते हैं। ये जीनोम का वॉचमैन है, पूरे डीएनए पर नजर रखता है कि कहां कुछ गड़बड़ तो नहीं हो गया, जहां भी इसको गड़बड़ डैमेज डीएनए दिखाई पड़ता है, एबनॉर्मल डीएनए दिखाई पड़ता है, ये सेल साइकिल को रोक देगा और सेल को मार देगा ताकि कैंसर ना हो, ठीक है। देखो, और इसी जीन में होता है म्यूटेशन, गड़बड़ हो गई इस जीन के अंदर तो मामला बिगड़ जाएगा फिर, क्योंकि अब बात चोरी कब होगी, जब चौकीदार नहीं होगा, वॉचमैन नहीं होगा तो चोरी हो जाएगी। तो वॉचमैन कौन है जीनोम का, P53 प्रोटीन, उसे बनाने वाला होता है P53 जीन, जो क्या है, जो कि है ट्यूमर सप्रेसिंग जीन है ना। ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज, कैंसर, ठीक है। पाया गया कि 50% से अधिक कैंसर में P53 जीन जो है वो म्यूटेट होता है। कैंसर क्या होता है, इट इज द अनकंट्रोल्ड माइटोसिस डिवीजन, कैंसर इज ए अनकंट्रोल्ड, बगैर रुके सेल लगातार डिवाइड कर रही है, सेल का ब्रेक फेल हो गया, लगातार सेल डिवाइड कर रही है, वो होता है कैंसर, ठीक है। तो यहां पर बेसिकली क्या होता है, कैंसर सेल में मॉलिक्यूलर मैकेनिज्म फेल हो चुका होता है, ठीक है, और ऐसी सेल अमर बन जाती, कैंसर इज इमोर्टलिटी के, सेल लगातार मर जाती, अरे भाई आदमी मर जाता है इसलिए सेल को फूड नहीं मिलता, सेल मर जाती है, यदि कैंसर सेल को फूड मिलता रहे तो सेल लगातार ग्रो करती रहेगी, ठीक है, याद रखिएगा इंपॉर्टेंट पॉइंट। एस फेज में
कोई भी तरह का आरएनए नहीं बनता है, याद रखना, डीएनए डुप्लीकेट करता है तब आरएनए नहीं बनता, कोई मतलब इसका मतलब है नो ट्रांसक्रिप्शन, इसका मतलब है नो ट्रांसक्रिप्शन इन एस फेज। द सेल अंडरगोज ए डिवीजन व्हेन केरोप्लाज्मिक इंडेक्स इज डिस्टर्ब, जब न्यूक्लियस का साइज बढ़ जाता है, न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म का रेशियो बिगड़ जाता है तो सेल फिर डिवाइड करती है। न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म का वॉल्यूम बढ़ जाएगा बेटा तो केरोप्लाज्मिक इंडेक्स डिस्टर्ब होगा तो सेल डिवाइड करती है, ठीक है। एस फेज में 2C डीएनए 4C आता है, ठीक है। हाल की रिसर्च में पाया गया है कि हाइड्रेशन के कारण क्रोमोसोम इंटरफेज में नहीं दिखाई पड़ते हैं। हाइड्रेशन के कारण सेल में प्रॉपर हाइड्रेशन होता है, सेल में प्रॉपर वाटर कंटेंट होता है, इसलिए इंटरफेज में क्रोमोसोम नहीं दिखाई पड़ते हैं, ठीक है। जब सेल में वाटर कंटेंट कम होता है, सेल का साइटोप्लाज्म अपनी कंसिस्टेंसी को चेंज करता है, तब जो है क्रोमेटिन थ्रेड कंडेंस करते हैं डिहाइड्रेशन के समय, ठीक है। अब ये एक माइनर सी रिसर्च है तो दिमाग में रखना है हमको, ठीक है। डिहाइड्रेशन के समय क्रोमोसोम जो है विजिबल होते हैं एम फेज में, मतलब इसका मतलब ये हो गया जब सेल इंटरफेज में होती है और एम फेज में होती है तब साइटोप्लाज्म की कंसिस्टेंसी में चेंज आता है, तब साइटोप्लाज्म के कॉन्सेंट्रेशन में चेंज देखने मिलता है, याद रखना, ठीक है। डैमेज डीएनए की रिपेयरिंग इंटरफेज में होती है, ठीक है। दो सेल डिवीजन के बीच के समय को क्या बोलते हैं, जनरेशन टाइम बोलते हैं, इंटरफेज कहते हैं हम, ठीक है। और जो मेजर इवेंट सेल साइकिल के होते हैं वो क्या होते हैं, डीएनए का रेप्लिकेशन, केरोकाइनेसिस और साइटोकाइनेसिस, एनसीईआरटी में लिखा हुआ है, ठीक है। जो मेजर इवेंट होते हैं सेल साइकिल के वो क्या होते हैं, वो होते हैं डीएनए का रेप्लिकेशन, केरोकाइनेसिस और साइटोकाइनेसिस, ठीक है, क्लियर। जीवन स्टेज आपको अमीबा में, फिशन ईस्ट में और स्लाइम मोल्ड में देखने नहीं मिलते। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, जब पूछेगा तो बताना है आपको, ठीक है, अदरवाइज दिमाग में मत रखना, जो पूछेगा तो बताना है आपको, ठीक है। ट्यूबलिन प्रोटीन, काइनेस प्रोटीन जो है वो G2 फेज में बनते हैं, स्पिंडल फाइबर के प्रोटीन होते हैं ये। नए सेंट्रियोल पेयर कब बनते हैं, एस फेज में बनता है, बताया था मैंने आपको। सेंट्रियोल एनिमल सेल में सेल डिवीजन को इनिशिएट करता है। हमारे मैच्योर न्यूरॉन में सेंट्रियोल या सेंट्रोसोम नहीं होता है, इसलिए वो डिवाइड नहीं कर पाते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है ना। सेंट्रियोल अपने आप को जो है डुप्लीकेट करता है एस फेज में, और ये सेंट्रियोल जो है वो सेल डिवीजन को इनिशिएट करते हैं। हमारे न्यूरॉन जो होते हैं उनमें सेल डिवीजन नहीं हो पाता है क्योंकि जो है वो उनके अंदर सेंट्रियोल या सेंट्रोसोम नहीं होता है, ठीक है, क्लियर। याद रखो, बड़ी अच्छी बात है, जंग लगने से बेहतर है घिस जाना। मेहनत करो बेटा, कुछ अच्छा ही होगा, ठीक है। तो आज के लेक्चर में क्या देखा हमने, आज के लेक्चर में हमने देखा कि इंटरफेस क्या होता है उस पर पूरा फोकस किया, कि G1 फेज में क्या होता है, एस फेज में क्या होता है, G2 फेज में क्या होता है उसको देखा हमने, ठीक है। सेल साइकिल का मॉलिक्यूलर कंट्रोल क्या, जेनेटिक कंट्रोल का मतलब क्या उसको देखा हमने, ठीक है। अच्छे से बेटा डीपीएस के क्वेश्चन लगाना है ना, कुछ समझ नहीं, गड़बड़ है तो सेल को मार दो, आगे डिवाइड मत होने दो सेल को, और यदि गड़बड़ छूट गई तो बैड लक है फिर। The machinery of cell cycle control is identified in Aspergillus, frog, Drosophila, mammals में भी देखा गया है इसमें, ठीक है ना। ये चेक पॉइंट क्या इंश्योर करते हैं, ये चेक पॉइंट क्या इंश्योर करते हैं, ये इंश्योर करते हैं कि कहीं ऐसा ना हो कि सेल जो है वो आगे डिवाइड होने पहुंच जाए जबकि डीएनए डबल ही नहीं हुआ है, तो उससे डीएनए एबनॉर्मल डीएनए बन जाएगा, एबनॉर्मल प्रकार से डीएनए डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा और उससे गड़बड़ हो सकती है, खतरनाक टाइप के कैंसर बन सकते हैं, ठीक है। तो ये सब कुछ है मेटाफेज जो है, जब तक क्रोमोसोम अपने आप को अरेंज ना कर रहे तब तक एनाफेज शुरू ना हो कि अरेंज किए बगैर क्रोमोसोम टूट गए, तो कुछ भी जेनेटिक लेवल पे कुछ भी गड़बड़ होगी तो एक कैंसर होगा, एक खतरनाक बीमारी होगी, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि सेल में एक कंट्रोल सिस्टम होता है जहां पे ब्रेक और फीडबैक सिग्नल देखने मिलते हैं आपको, ठीक है। ब्रेक का मतलब है कि सेल साइकिल में ब्रेक जो है वो ब्रेक कैन स्टॉप, किसी साइकिल को चेक पॉइंट पर ब्रेक रोक देता है, और फीडबैक सिग्नल का मतलब है कि सेल साइकिल में मान लो टाइम बचा हुआ है, डीएनए रेप्लिकेट होने में टाइम लग रहा है तो वहां पर रुक जाएगा, हॉल्ट कर जाएगा सेल साइकिल, पहले डीएनए को रेप्लिकेट होने दो, पहले डीएनए को रेप्लिकेट होने दो फिर आगे बढ़ेंगे, ठीक है। तो कुल मिलाकर कंक्लूजन निकला कि साइक्लिन डिपेंडेंट काइनेस और साइक्लिन जो होते हैं दे आर दी मॉलिक्यूल्स ऑफ द सेल साइकिल कंट्रोल, ठीक है ना। देखिए इतना आसान नहीं है ना, हम जो एनसीईआरटी में देखते हैं ना सेल साइकिल, वो तो बड़े 2-4 लाइन की, ये आपको पढ़नी पड़ेगी एमबीबीएस के दौरान, ठीक है, एमडी के दौरान, डीएम के दौरान, ठीक है, सब पढ़ना पड़ेगा तुमको, क्या लगता है, ठीक है। तो ये पूरा सिस्टम देखो, आप साइक्लिन लगे मत रखना, बिल्कुल मत रखना, मैं सिर्फ आपको दिखा रहा हूं कि तुम जिस दुनिया को देख रहे हो ना चश्मा बड़ा कर लो, देख लो उसमें कि बड़ा मैग्नीफिकेशन यहां पर होने वाला बेटा, ठीक है, चीजों का, ठीक है। सीडीके साइक्लिन कॉम्प्लेक्स परफॉर्म कॉमन बायोकेमिकल रिएक्शन जिसे हम कहते हैं फास्ट पॉलिशन के, यहां पे एनर्जी होती है, फास्ट पॉलिशन टारगेट प्रोटीन कुछ स्पेसिफिक प्रोटीन होते हैं, उनको चालू करने के लिए यहां पे एटीपी लगाना पड़ता है, और एटीपी यूज करना मतलब फास्ट पॉलिशन करना पड़ता है, ठीक है ना। साइक्लिन को मैंने सेल साइकिल का मॉलिक्यूलर कंट्रोल क्या, जेनेटिक कंट्रोल का मतलब क्या उसको देखा हमने, ठीक है। अच्छे से बेटा डीपीएस के क्वेश्चन लगाना है ना, कुछ समझ में ना आए तो नोट्स को ध्यान से